अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आज मैं इकोलॉजी का पहला चैप्टर लेके आया हूं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि ये एक आसान सा चैप्टर है। आई विल बी डिस्कसिंग सम 60 क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। और बेटा इंशाल्लाह इन्हीं क्वेश्चंस में से नीट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेटा सीधे पहले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। इन स्टेटमेंट से हमें बेटा करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है। पहला देख लीजिए बेटा, पहला स्टेटमेंट है रामदेव मिश्रा इज ऑनर्ड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी। बेटा ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रामदेव मिश्रा फादर ऑफ इकोलॉजी है, लेकिन फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है। और अगर आप फादर ऑफ इकोलॉजी की बात करेंगे तो वो है बेटा अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इसके बारे में, जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, इसके बारे में हम स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप कर्व जो आप पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में, वहां पे पढ़ते हैं। तो अगर मैं फादर ऑफ इकोलॉजी की बात करूं वो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, लेकिन ये जो रामदेव मिश्रा है ये बेटा ही इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहां पे लिखा है रामदेव मिश्रा इज ऑनर्ड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी, इज ऑनर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। Number second, beta, ecology is a subject which studies the interaction among organisms and between the organisms and its physical environment. बिल्कुल बेटा ये सही है। आपको पता होना चाहिए कि इकोलॉजी में हम देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म्स बेटा एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। नंबर सेकंड बेटा, हम ये भी देखते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म्स यानी कि जो बायोटिक कंपोनेंट है, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ यानी कि बेटा ये फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कैसे शाबाश रिलेशनशिप रखते हैं, कौन सा इंपैक्ट रखते हैं। तो याद रखिए बेटा, इकोसिस्टम में वी टॉक अबाउट इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द ऑर्गेनिजम्स विद द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट। सो इकोलॉजी में इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक कंपोनेंट्स एंड बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बेटा मैं आपको यहां पे एक पॉइंट समझाता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे लिखा है फिजिकल एनवायरनमेंट। बेटा एनवायरनमेंट फिजिकल भी हो सकता है, लेकिन बेटा अगर मैं जनरल एनवायरनमेंट की बात करूं, बेटा एनवायरनमेंट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं और बेटा एनवायरनमेंट में नॉन लिविंग्स भी आते हैं। गो क्या एनवायरनमेंट बताइए बेटा। बेटा ईच एंड एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, मेरे इर्द गिर्द जो भी है वो मेरा एनवायरनमेंट है, और मेरे इर्द गिर्द लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी है, तो मेरे एनवायरनमेंट का वो भी हिस्सा है। मेरे इर्द गिर्द एयर है, पानी है, सॉइल है, वो भी मेरे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो एनवायरनमेंट में लिविंग कंपोनेंट्स भी आते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी आते हैं। दैट्स व्हाई बेटा यहां पे लिखा है फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि नॉन लिविंग एनवायरनमेंट यानी कि बेटा सॉइल, वाटर, एयर एटसेट्रा। सो ये सही है कि इकोलॉजी में हम देखते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, और ये बायोटिक कंपोनेंट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कैसे शाबाश इंपैक्ट करते हैं। नंबर थर्ड, आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स प्रोफाउंडली एग्जिस्ट। गलत है, क्योंकि आइसोलेटेड इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मैं सिर्फ इंसानों को रखूंगा, अगर मैं एक इंसान को इस प्लेनेट पे रखूंगा, इस जमीन पे मैं सिर्फ एक इंसान को रखूंगा, क्या वो सर्वाइव करेगा? नहीं। आपके दिमाग में इमीडिएटली आएगा सर वो क्या खाएगा, तो सर्वाइव नहीं करेगा। वो उसके सर्वाइवल के लिए कोई ना कोई और स्पीशीज होनी चाहिए जिसको वो खाएगा। तो एक आइसोलेटेड इंडिविजुअल बेटा एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन आपके दिमाग में बात आएगी सर प्लांट तो सर्वाइव करेंगे अकेले में, कोई एक प्लांट को रख लो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके बेटा सर्वाइव करेगा। लेकिन बेटा नहीं करेगा, क्योंकि प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी। वो मिनरल उस प्लांट को सॉइल से लेने हैं, लेकिन सॉइल में वो मिनरल कहां से आएंगे? वो आएंगे डिकम्पोजिशन से, जो बैक्टीरिया करेगा, जो फंजे करेगा। मतलब एक प्लांट की भी अगर आप बात करेंगे, जो एक ऑटोट्रॉफ है, जो अपना खाना खुद बनाता है, बेटा वो भी अकेले में सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि उसकी फोटोसिंथेसिस के लिए जो मिनरल चाहिए वो मिनरल सॉइल में शाबाश उसके लिए अवेलेबल रखने का काम डिकम्पोजर करते हैं, बैक्टीरिया फंजे करता है। तो बेटा ये बिल्कुल गलत है। आइसोलेटेड इंडिविजुअल रियरली एग्जिस्ट, ये ज्यादातर बेटा आइसोलेटेड इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट मैंडेटरी, बेटा पॉपुलेशन का बनना जरूरी है, एक अकेला इंडिविजुअल काफी नहीं है, पॉपुलेशन का होना जरूरी है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है।
देन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन ए वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया। बेटा ये जो स्टेटमेंट है ये पॉपुलेशन को डिफाइन करने वाला स्टेटमेंट है। बेटा पॉपुलेशन को जब आपको डिफाइन करना होगा तो आपको तीन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। ये नीट में आ सकता है ये क्वेश्चन। बेटा जब आपको पॉपुलेशन को डिफाइन करना होता है तो आपको तीन चीजों का ख्याल रखना है। नंबर वन, बेटा पॉपुलेशन ऐसा ग्रुप है इंडिविजुअल्स का जो किसी खास एरिया में रहते हैं। अब मान के चलिए बेटा ये हमारे पास एक एरिया है, इस एरिया में हमारे पास ये इंडिविजुअल्स हैं। तो पहला क्राइटेरिया क्या है? पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल्स का ग्रुप है। लेकिन कौन से इंडिविजुअल्स का ग्रुप है? जो बेटा शेयर करेंगे या कंपीट करेंगे सिमिलर रिसोर्सेज के लिए। बेटा जब यहां पे खाना अबंडेंट होगा तब ये खाने को बेटा शेयर करेंगे, लेकिन जब खाना कम होगा, जब खाना लिमिटेड होगा, तब ये एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगे खाने के लिए। तो पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नंबर वन, इट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो किसी खास एरिया में रहते हैं। नंबर सेकंड, ये ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज के लिए कंपीट करेंगे। कंपीट कब करेंगे? जब रिसोर्सेज जनरली लिमिटेड होंगे। मैं आगे जाके इंटरफेरेंस कंपटीशन की भी बात करूंगा। तो ये कंपीट करेंगे बेटा एक दूसरे के साथ फूड के लिमिटेड होने के वक्त, लेकिन बेटा ये शेयर करेंगे कब? बेटा जब खाना अबंडेंट होगा। और नंबर थर्ड, बेटा ये पॉपुलेशन एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो किसी खास एरिया में रहते हैं, जो रिसोर्सेज को शेयर करेंगे या कंपीट करेंगे। और नंबर थर्ड, बेटा इनको पोटेंशियल होगा एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का। तो पॉपुलेशन ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को कहते हैं, नंबर वन, जो किसी खास एरिया में प्रेजेंट होंगे। नंबर सेकंड, जो शेयर या कंपीट करेंगे सिमिलर रिसोर्सेज के लिए। और नंबर थर्ड, बेटा जिनको इंटरब्रीड करने का पोटेंशियल है, जिनको ताकत है एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का। तो ये सही है। तो ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंसिडर्ड एज पॉपुलेशन। बेटा अगर हम इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे, अगर हम इकोलॉजी की बात करते हैं, तब जाके बेटा अगर हमारे पास एक रोज प्लांट है, हमने उस रोज प्लांट की ब्रांचेस को कट किया, उन सारी ब्रांचेस को हमने जमीन में इंसर्ट करके वहां से मुख्तलिफ अलग अलग रोज प्लांट डेवलप हुए। वो सारे रोज प्लांट डेवलप हुए किससे बेटा? इस एक पैरेंट से। तब हम उन सारे रोज प्लांट्स को, जिनको हमने एक ही पैरेंट के डिफरेंट ब्रांच के सेगमेंट से डेवलप किया, वो भी बेटा पॉपुलेशन बनाते हैं इकोलॉजिकल स्टडीज के लिए। तो बेटा ये सही है। उसके बाद बेटा ये पॉपुलेशन की कुछ एग्जांपल्स है। बेटा आपको पता है, ऑल द कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड, रैट्स इन एन एबंडोन, डेवलिंग टीकवुड ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, बेटा ऑल द बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट, एंड बेटा लोटस प्लांट्स इन अ पॉन्ड। ये सारे के सारे पॉपुलेशन की एग्जांपल्स है। ये बेटा आप सबको याद है। इसमें पहला है कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड, दूसरा है बेटा रैट्स इन एन एबंडोन डेवलिंग, नंबर थर्ड टीकवुड ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, नंबर फोर्थ बेटा बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट, और नंबर लास्ट बेटा द लोटस प्लांट्स इन अ पॉन्ड। ये सब अलग अलग पॉपुलेशन बनाते हैं। चलिए ये सब आपको पता है। बेटा अ पॉपुलेशन हैज टू कूप विद द चेंज्ड एनवायरनमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेटा पॉपुलेशन कूप नहीं करता है, हर कोई इंडिविजुअल। बेटा जैसे यहां पे आप देख लो, बेटा यहां पे आप देख लो, ये बेटा हमारे पास एक एरिया है। इस एरिया में क्या है? इस एरिया में बेटा ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। ध्यान से देखिए बेटा, अगर इस एरिया में कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती हैं किसी भी तरह से, अगर गर्मी ज्यादा होती है, अगर ठंड ज्यादा होती है, अगर वॉल्केनिक इरप्शन है, आई मीन किसी भी तरह यहां पे बेटा अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो अनफेवरेबल कंडीशंस को कूप करने के लिए, इनको बर्दाश्त करने के लिए हर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी लेवल पे एडेप्टेशन करेगा। अगर यहां पे टेंपरेचर बहुत ज्यादा बढ़ा, फॉर एग्जांपल अगर इस एरिया में टेंपरेचर बहुत ज्यादा बढ़ा यानी कि कंडीशंस अनफेवरेबल हुई, तो ये अपने तरीके से इस इंक्रीज टेंपरेचर को बर्दाश्त करने की कोशिश करेगा, ये अपने तरीके से। तो हर कोई इंडिविजुअल अपने आप को अडेप्ट करेगा, हर कोई इंडिविजुअल अपने आप को इवॉल्व करेगा टू बेटा कूप द अनफेवरेबल कंडीशन। याद रखिए, तो इवोल्यूशन ऑकर्स एट, याद रखिए इवोल्यूशन ऑकर्स एट बेटा इंडिविजुअल लेवल। हर कोई इंडिविजुअल अपने तरीके से इवॉल्व करेगा, हर कोई इंडिविजुअल अपने तरीके से अडेप्ट करेगा। लेकिन अब इन सब ने इवॉल्व किया, अब इन सब ने अडेप्ट किया इंक्रीज टेंपरेचर को बर्दाश्त करने के लिए। लेकिन याद रखिए लास्ट पे क्या होगा? लास्ट पे इनमें से जिसने सबसे बेहतरीन एडेप्टेशन की होगी, फॉर एग्जांपल इससे सबसे बेहतरीन एडेप्टेशन की होगी नेचुरल सिलेक्शन के दौरान, यही आगे बढ़ेगा और बाकी ऑर्गेनिजम्स बेटा एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, या उनका शाबा बेटा दे विल डाई।
तो याद रखिए बेटा, इवोल्यूशन यानी कि एडेप्टेशन ऑकर्स एट इंडिविजुअल लेवल। हर कोई इंडिविजुअल अपने लेवल पे एडेप्ट करेगा, हर कोई इंडिविजुअल बेटा अपने लेवल पे बेटा इवॉल्व करेगा, लेकिन सबके सब तो इवॉल्व करेंगे, इनमें से जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से इवॉल्व किया होगा वही नेचुरल सिलेक्शन के दौरान आगे बढ़ेगा। जरा आप देख लीजिए बेटा स्टेटमेंट क्या है। A population has to cope with the change in the environment. No, an individual has to cope. हर कोई इंडिविजुअल एनवायरनमेंट जब चेंज होता है तो हर कोई इंडिविजुअल अपने लेवल पे बेटा उसको कूप करता है अपने तरीके से। एंड नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स एट इंडिविजुअल लेवल। गलत है बेटा, नेचुरल सिलेक्शन ऑकर्स एट पॉपुलेशन लेवल। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, जिससे सबसे बेहतरीन तरीके से अडॉप्ट किया होगा वही सिलेक्ट हो जाएगा नेचुरल सिलेक्शन के दौरान। चलिए नेक्स्ट बेटा, तो ये गलत है, यहां पे लिखा है पॉपुलेशन, नो, इंडिविजुअल हैज टू कूप विद द चेंजेस इन एनवायरनमेंट, और फिर लिखा है नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स एट इंडिविजुअल लेवल, नहीं नेचुरल सिलेक्शन ऑकर्स एट पॉपुलेशन लेवल। जरा बेटा ये पॉपुलेशन इकोलॉजी, लिंक्स इकोलॉजी टू द पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये सही है। पॉपुलेशन इकोलॉजी हम जब डिस्कस करते हैं, हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के चेंज होने के साथ अपने आप को अडैप्ट कैसे करेगा। लेकिन जब मैं कहता हूं ऑर्गेनिज्म अडैप्ट कैसे करेगा, अडैप्टेशन एक्लेमेटाइजेशन ये जेनेटिक लेवल पे होती है। तो याद रखिए बेटा, जब एक ऑर्गेनिज्म अडैप्ट करेगा तो उसके जीन्स में भी चेंज आ जाएगी। जैसा कि आपने मुझे लगता है कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कॉटन है, कोरिएंडर है, लार्क सपर है, उनके बारे में मैंने बात की, हेटेरोफाइली, तो वो हैबिटेट के साथ साथ उन प्लांट्स ने अपने आप के लीव्स के को भी चेंज किया। लेकिन लीव्स का चेंज होना तो वो जीन्स पे डिपेंड करेगा। तो याद रखिए जब हम इकोलॉजी स्टडी करते हैं, ये हमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स के साथ हमें रिलेट करवाता है। तो ये बिल्कुल सही है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following are not the attributes of the population? बेटा ये 12th में भी क्वेश्चन आया था आपको। बेटा हमारे पास एक है बेटा ऑर्गेनिज्म। बेटा ऑर्गेनिज्म के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म की अपनी क्वालिटीज होती है, और बेटा एक पॉपुलेशन की अपनी क्वालिटीज होती है। सो एन ऑर्गेनिज्म हैज, एक पॉपुलेशन हमारे पास है और एक ऑर्गेनिज्म हमारे पास है। बेटा एक ऑर्गेनिज्म के अपने एट्रीब्यूट्स है, एक ऑर्गेनिज्म के अपनी क्वालिटीज है, और एक पॉपुलेशन के अपने एट्रीब्यूट्स है। जो एट्रीब्यूट्स ऑर्गेनिज्म के हैं वो पॉपुलेशन के नहीं है, और जो एट्रीब्यूट्स पॉपुलेशन के हैं वो इंडिविजुअल के नहीं है। जैसे मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, तो अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं तो हर किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है। पहले हर कोई ऑर्गेनिज्म जो इस दुनिया में मौजूद है उसका तो बर्थ हुआ है कभी ना कभी, और हर किसी ऑर्गेनिज्म का जो इस दुनिया में मौजूद है उसकी कभी ना कभी डेथ हो जाएगी। और हर कोई ऑर्गेनिज्म जो इस दुनिया में है, या तो बेटा वो मेल है या फीमेल है, यानी कि हर किसी ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई सेक्स है। और इसी तरह बेटा जो भी कोई ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में मौजूद है, हर किसी ऑर्गेनिज्म की कोई ना कोई एज है। तो याद रखें, बर्थ, डेथ, सेक्स एंड एज ये एक ऑर्गेनिज्म के एट्रीब्यूट्स है, क्योंकि हर कोई ऑर्गेनिज्म ने कभी ना कभी जन्म लिया है, हर कोई ऑर्गेनिज्म कभी ना कोई मर जाएगा, हर कोई ऑर्गेनिज्म का सेक्स है, मेल है, फीमेल है, या बेटा इसी तरह हर किसी ऑर्गेनिज्म की कोई ना कोई एज है। तो बर्थ, डेथ, सेक्स एंड एज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। लेकिन पॉपुलेशन का एक डिफरेंट मसला है बेटा, पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट है बर्थ रेट। मैं नेक्स्ट स्लाइड में ही आपको समझाऊंगा बर्थ रेट क्या होता है। इसी तरह बेटा पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट बर्थ नहीं है, बर्थ रेट है। इसी तरह बेटा पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट डेथ नहीं बेटा, बल्कि डेथ रेट है। इसी तरह बेटा पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट सेक्स नहीं, बल्कि बेटा सेक्स रेशियो है। और इसी तरह बेटा हमारे पास पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट एज नहीं, बल्कि बेटा एज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो याद रखिए बेटा ये पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं। और बेटा पॉपुलेशन का पहला एट्रीब्यूट बर्थ रेट, दूसरा डेथ रेट, तीसरा सेक्स रेशियो, चौथा एज डिस्ट्रीब्यूशन। इनके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन अब आपको आना चाहिए। नॉट एट्रीब्यूट कौन सा नहीं है पॉपुलेशन का? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये है। तो ये आप देख सकते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इन ए पॉन्ड there were 20 lotus plants last year and through reproduction 8 new plants are added taking the current population to 28. What is the birth rate? बेटा पहले मैं आपको समझाऊंगा बर्थ रेट क्या होता है। ये बड़ा एक टिपिकल कॉन्सेप्ट है बर्थ रेट। बेटा आप सब ध्यान से देखिए, बेटा बर्थ रेट को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो बर्थ रेट को हम डिफाइन करते हैं एज पर कैपिटा बर्थ्स। सबने बेटा पढ़ा होगा, सबने याद भी रखा होगा। तो आज थोड़ा सा मैं समझाऊंगा कि बर्थ रेट का मतलब है पर कैपिटा बर्थ्स। अब जब कैपिटा की बात आती है तो बच्चे परेशान होकर इसको याद रखते हैं। तो कैपिटा के लिए मेरे पास एक सिनोनिम है आपको जस्ट समझाने के लिए, वो बेटा है इंडिविजुअल।
जरा बेटा अब कैपिटा को रिप्लेस कीजिए इंडिविजुअल से और पढ़ लीजिए क्या हुआ। ये पहले था पर कैपिटा बर्थ्स, अब मैंने कैपिटा को रिप्लेस किया इंडिविजुअल से, तो ये हुआ पर इंडिविजुअल बर्थ्स, यानी कि एक इंडिविजुअल किसी खास टाइम के अंदर कितने नए बच्चे पैदा करेगा, सो बर्थ रेट। मतलब एक इंसान एक साल में कितने बच्चे पैदा करेगा, ये हुई बर्थ रेट। बर्थ रेट मींस पर कैपिटा बर्थ यानी कि पर इंडिविजुअल बर्थ। जरा बेटा यहां पे क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पौंड में जो इनिशियल पॉपुलेशन साइज है, इनिशियल पॉपुलेशन साइज लास्ट ईयर, मतलब बेटा 2000, फॉर एग्जांपल मैं 2022 की बात करूंगा, तो इस पॉन्ड में तब बेटा 20 लोटस प्लांट्स थे, और बेटा लिखा हुआ है कि एक साल में, यानी कि बेटा फाइनल साइज ध्यान से देखिए, तो एक साल में 8 नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज हुए, वही लिखा है 8। तो 2023 के एंड पे यहां पे 8 अगर बढ़े तो पहले 20 थी, अब 28 है, तो फाइनल पॉपुलेशन साइज इज 28, इनिशियल पॉपुलेशन साइज इज 20। तो बेटा आप बर्थ रेट कैसे निकालते हैं, बेटा इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जब हमें बर्थ रेट निकालनी होती है तो बर्थ रेट हुआ पर इंडिविजुअल कितने बर्थ्स देगा एक इंडिविजुअल से, यानी कि यहां पे 20 लोटस प्लांट्स है, 20 लोटस प्लांट्स, ये देख लो 20 लोटस प्लांट्स से कितने लोटस प्लांट्स बनाए 8, तो अगर 20 लोटस प्लांट्स ने 8 नए बनाए तो एक लोटस प्लांट ने कितने बनाए, सुई गो बर्थ रेट। और बात समझ आ रही है, जैसे अगर यहां पे 20 लोटस प्लांट्स थे, अगर 20 से 20 और बनते यानी कि फाइनल 40 होता, तब मैं कहता अगर ऐसा होता कि 20 लोटस प्लांट्स हैं, एक साल में 20 और बने, यानी कि हर एक लोटस प्लांट ने एक और लोटस प्लांट बनाया। और बात समझ आ रही है, तो पर कैपिटा बर्थ रेट हुआ एक इंडिविजुअल ने कितने नए ऑर्गेनिज्म्स को जन्म दिया। यहां पे 20 ने 8 को जन्म दिया, हमें देखना है कि एक लोटस प्लांट ने कितनों को जन्म दिया। तो कैसे निकालेंगे बेटा, बर्थ रेट हो गया ना बेटा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज तो 8 हुआ है, लेकिन अब मैं यहां पे लिखूंगा बेटा, मैं लिखूंगा इट इज फाइनल माइनस इनिशियल, और अगर मैं फाइनल माइनस इनिशियल लिखूंगा वो निकलेगा 8, लेकिन 8 इंडिविजुअल बनाए 20 ने, मुझे देखना है एक ने कितने बनाए, तो एक ने कितने बनाए, तो इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा बेटा इनिशियल नंबर से, तो इनिशियल नंबर से मैं डिवाइड करूंगा तो हुआ 20, और बेटा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये निकलेगा 0.4, यानी कि हर एक लोटस प्लांट ने 0.4 इंडिविजुअल्स को जन्म दिया। इसका मतलब 20 ने 8 को दिया। आप कहेंगे सर कैसे, हर एक लोटस प्लांट ने 0.4 को जन्म दिया, 20 ने कितनों को दिया होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8, और बेटा टोटल में इन्होंने 8 नए इंडिविजुअल्स को जन्म दिया। तो इस तरह से बर्थ रेट की मैंने आपको एग्जांपल दी। तो याद रखिए बर्थ रेट का मतलब है पर कैपिटा बर्थ्स, एक इंडिविजुअल कितने नए ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां पे इसी तरह डेथ रेट का एक सवाल है। If 4 individuals in the laboratory population, बेटा हमारे पास फ्रूट फ्लाइज है टोटल में 40, लेबोरेटरी में 40 फ्रूट फ्लाइज है, 40 में से 4 मर गए हैं, तो मुझे बताइए डिक्रीज कितना हुआ है, 4 40 माइनस 36, और बेटा इनिशियल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं 40। तो बेटा अगर आप ऐसा करेंगे यानी कि हर किसी इंडिविजुअल से 0.1 की डेथ हुई है, तो यहां पे जो डेथ रेट है इट इज बेटा 0.1। तो बेटा ये उसी तरह है जिस तरह बर्थ रेट को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ये है पर कैपिटा डेथ्स और वो है पर कैपिटा बर्थ्स। चलिए बेटा यहां पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो मैं करेक्ट होगा इनकरेक्ट होगा उसको मैं हाईलाइट करता हूं। तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट रेफर टू पर कैपिटा बर्थ्स एंड पर कैपिटा डेथ्स। अभी तक मैं यही एक्सप्लेन कर रहा था, ये हो गया। पॉपुलेशन एट ए गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। बेटा आप अपनी कॉलोनी को लीजिए जहां पे आप रहते हैं, बेटा वो कॉलोनी में जहां पे आप रहते हैं, तो अगर मैंने कहा जहां पे आप रहते हैं तो मतलब इंसानों की पॉपुलेशन की बात करेंगे क्योंकि आप इंसान ही हैं। तो मुझे बताइए जिस एरिया में आप रहते हैं क्या वहां पे सारे बूढ़े हैं, क्या वहां पे सारे जवान हैं, क्या वहां पे सारे के सारे बच्चे हैं? आप कहेंगे सर नहीं, हम जहां पे रहते हैं उस पॉपुलेशन में कुछ बच्चे हैं,
कुछ जवान है, कुछ बूढ़े हैं, मतलब कुछ प्री रिप्रोडक्टिव फेज में है, कुछ रिप्रोडक्टिव फेज में है और कुछ पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में है। मतलब बेटा यही हुआ कि एक पॉपुलेशन में अगर आप किसी भी वक्त देखेंगे तो वहां पे डिफरेंट एजेस के ऑर्गेनिजम्स रहते होंगे। सही है बेटा। इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन, total number of individuals of a given age or age group is plotted for the population, the resultant structure is called as age pyramid। बेटा ये बेटा गलत है। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि यहां पे टोटल नंबर नहीं बेटा, यहां पे परसेंटेज नंबर होना चाहिए। मैं समझाता हूं बेटा, ये आपके पास एक एरिया है, इस एरिया में टोटल में बेटा 50 इंडिविजुअल हैं। कितने हैं? कितने हैं बेटा? टोटल में 50 ह्यूमन बींग्स हैं। और इन 50 में से 20 इंडिविजुअल ऐसे हैं जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में है। बेटा 20 इंडिविजुअल ऐसे हैं जो रिप्रोडक्टिव फेज में है और 10 इंडिविजुअल ऐसे हैं जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में है। तो अच्छा समझ में। और अगर मुझे इन डिफरेंट एजेस, कितने एज ग्रुप्स के लोग हैं? 3 एज ग्रुप्स के लोग, कुछ हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज में, कुछ है रिप्रोडक्टिव फेज में, कुछ है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में। अगर मुझे बेटा इसका एज पायरामिड बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? सबसे नीचे हम लिखते हैं, सबसे बेस पे लिखते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज में कितने हैं, फिर लिखते हैं बेटा रिप्रोडक्टिव फेज में कितने हैं। चलिए यहां की बात करेंगे तो यहां पे भी 20 हैं, और फिर देखते हैं कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में कितने हैं। जो स्ट्रक्चर यहां पे बनेगा ये एज पायरामिड है। लेकिन बेटा यहां पे मैंने पहले में क्या प्लॉट किया? पहले में मैंने प्लॉट किया कि प्री रिप्रोडक्टिव फेज में कितने हैं, दूसरे में मैंने प्लॉट किया रिप्रोडक्टिव फेज में कितने हैं, और तीसरे में मैंने रखा बेटा पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में कितने हैं। लेकिन बेटा ये जो यहां पे ये 20 इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है। प्री रिप्रोडक्टिव फेज में 20 इंडिविजुअल है, नहीं बेटा, ये प्री रिप्रोडक्टिव फेज में परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं? बेटा 50 है टोटल, 20 है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, 20 है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, 50 है टोटल। परसेंटेज कितनी हुई? मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो आपको ये आना चाहिए, तो बेटा ये होगा 40%। तो ये जो मैंने यहां पे प्लॉट किया, ये मैंने नंबर प्लॉट नहीं किया, ये मैंने परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स इन द प्री रिप्रोडक्टिव फेज यहां पे लिखा। इसी तरह बेटा परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स इन द रिप्रोडक्टिव फेज, और इसी तरह बेटा परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। तो जब आप ये जो स्ट्रक्चर यहां पे बना, ये एज पायरामिड बना। लेकिन एज पायरामिड में हर कोई स्ट्रक्चर ये रिप्रेजेंट नंबर को नहीं करता है, ये रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज शाह बेटा इंडिविजुअल्स को। और बेटा प्री रिप्रोडक्टिव फेज में कितने इंडिविजुअल? 40, लेकिन इस 40 में मेल भी आएंगे फीमेल भी आएंगे। रिप्रोडक्टिव फेज में कितने? 40%, इसमें मेल भी आएंगे फीमेल भी आएंगे। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में कितने? 20%, इसमें मेल भी आएंगे फीमेल भी आएंगे। आई मीन एज पायरामिड बनाते वक्त आपको ख्याल रखना पड़ेगा, नंबर 1 आपको प्लॉट नंबर नहीं करना है, आपको प्लॉट परसेंटेज करनी है। नंबर 2 बेटा जो ये परसेंटेज है ये रिफ्लेक्ट करता है कॉम्बिनेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, तो ये गलत है। For human population, the age pyramid generally shows age distribution। अगर इंसानों की पॉपुलेशन तो ये एज डिस्ट्रीब्यूशन को हमें दिखाएगा कि एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा यहां पे हमारे पास ये एक मैंने टैबुलेटेड या कॉलम स्ट्रक्चर में एक क्वेश्चन आपको दिया है। यहां पे बेटा यहां पे ये जो पायरामिड है मैं थोड़ा सा यहां पे बनाऊंगा। ये एक ऐसा पायरामिड है जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव फेज थोड़ा सा लंबा है, ये उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज थोड़ा सा इससे कम है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज इससे कम है। बेटा ये जो पॉपुलेशन है ये कौन से इंडिविजुअल है? जल्दी बताइए। ये है बेटा प्री रिप्रोडक्टिव फेज। बेटा ये कौन सा फेज है? ये है बेटा रिप्रोडक्टिव फेज। और ये कौन सा फेज है? ये है बेटा पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। अब मुझे बताइए इस पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा या कम होगा या बढ़ेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो करेगा डिपेंड रिप्रोडक्टिव फेज पे, क्योंकि रिप्रोडक्टिव फेज में वो इंडिविजुअल्स मौजूद हैं जो रिप्रोडक्शन करेंगे और नए नए ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करेंगे तो पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा। तो एक पॉपुलेशन का साइज कितना बढ़ेगा ये बेसिकली डिपेंड करता है कि उस पॉपुलेशन में रिप्रोडक्टिव फेज में कितने इंडिविजुअल है। अगर यहां पे रिप्रोडक्टिव फेज में 100 इंडिविजुअल्स हैं तो ये 100 इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन करके पॉपुलेशन के साइज को बढ़ाएंगे। लेकिन अगर इस एरिया में रिप्रोडक्टिव फेज में 200 है तो 200 इंडिविजुअल बेटा रिप्रोडक्शन करके ऑफस्प्रिंग्स को बनाएंगे। तो जितना रिप्रोडक्टिव फेज में इंडिविजुअल्स का नंबर ज्यादा होगा, उतने बच्चे ज्यादा पैदा होंगे, उतना पॉपुलेशन का साइज ज्यादा बढ़ेगा। ये पॉपुलेशन हमारे पास है प्री रिप्रोडक्टिव फेज में फॉर एग्जांपल 200 है, रिप्रोडक्टिव फेज में 100। चलिए मैं यहां पे 200 की बात नहीं करूंगा, परसेंटेज की बात करेंगे। तलाक ओवर परसेंटेज, यहां पे रिप्रोडक्टिव फेज में फॉर एग्जांपल 30% है, यहां पे
प्री रिप्रोडक्टिव फेज में फॉर एग्जांपल 40% है, और बेटा यहां पे पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में चलिए फॉर एग्जांपल बेटा 30% है। मुझे एक बात बताइए, ये जो रिप्रोडक्टिव फेज में कितने हैं 30%, तो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में कितने हैं 40%। आगे जाके आने वाले वक्त में जो आज प्री रिप्रोडक्टिव फेज में, आने वाले वक्त में कहां जाएंगे रिप्रोडक्टिव फेज में, तो इस वक्त रिप्रोडक्टिव फेज में 30 है, तो इनकी वजह से बेटा पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा। लेकिन आने वाले वक्त में रिप्रोडक्टिव फेज में कितने होंगे 40% होंगे, तो आने वाले वक्त में रिप्रोडक्टिव फेज में ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे, तो पॉपुलेशन का साइज एक्सपेंड होने वाला है। आज इसका साइज जितना है, आने वाले वक्त में इसका साइज और ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त रिप्रोडक्टिव फेज में 30% है, आने वाले वक्त में रिप्रोडक्टिव फेज में 40% होंगे, तो ये पॉपुलेशन एक्सपेंड होगी आगे जाके। अब अगर ऐसा हमारे पास है, ये देख लीजिए, ये हमारे पास और एक यहां पे है, ये हमारे पास और एक है, यहां पे प्री रिप्रोडक्टिव फेज में 40%, रिप्रोडक्टिव फेज में 40% और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में 20%। जरा बेटा मुझे बताइए, इस वक्त पॉपुलेशन बढ़ेगी किन की वजह से? इनकी वजह से, तो पॉपुलेशन ग्रो होगी। आने वाले वक्त में जो आज प्री रिप्रोडक्टिव फेज में, आने वाले वक्त में किस में जाएंगे रिप्रोडक्टिव फेज में जाएंगे, तो आज 40% रिप्रोडक्टिव फेज में है, 5 साल बाद ये वाले 40% रिप्रोडक्टिव फेज में होंगे, तो ये जाएंगे ना तब पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में। तो इस वक्त 40% है रिप्रोडक्टिव फेज में, आने वाले वक्त में भी 40% ही होंगे रिप्रोडक्टिव फेज में, मतलब ये वाली पॉपुलेशन का साइज कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह बेटा अगर हमारे पास ये एक पॉपुलेशन है, ये प्री रिप्रोडक्टिव फेज में है, ये बेटा रिप्रोडक्टिव फेज में है, और यह है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज में ज्यादा है और प्री रिप्रोडक्टिव फेज में कम है। तो इस वक्त रिप्रोडक्टिव फेज में ज्यादा है तो पॉपुलेशन का साइज बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आने वाले वक्त में ये जाएंगे रिप्रोडक्टिव फेज में, लेकिन इनका नंबर तो कम है, तो आने वाले वक्त में जो रिप्रोडक्टिव फेज में होंगे उनका नंबर कम होगा, तो ये पॉपुलेशन का साइज डिक्लाइन हो जाएगा। तो ये आप खुद से कर सकते हैं। The age pyramid with broad base indicates, वो एज pyramid जिसकी बेस ब्रॉड है, ये बेस ब्रॉड है, तो ये इंडिकेट करता है कि पॉपुलेशन बेटा एक्सपैंड हो जाएगी। कैसा एक्सपैंड? ये इसके साथ आप मिलाएंगे, ये इसके साथ मिलाएंगे, इसके साथ मिलाएंगे, तो जिसकी बेस ब्रॉड होगी वो पॉपुलेशन आने वाले वक्त में एक्सपैंड हो जाएगी। अच्छा ठीक ऊपर, या उसका मतलब क्या है? हायर परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर इज ऑलवेज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। बेटा अगर हमारे पास ये एक एरिया है, अगर हमें पॉपुलेशन डेंसिटी बतानी होगी, यानी कि इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, तो हम बताते हैं बेसिकली शाह बेटा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, इसी को बेटा हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो अगर हमें इस पॉपुलेशन के साइज का बताना होगा, यहां पे फॉर एग्जांपल इंसान रहते हैं, हमें बताया जा गया है कि इंसानों की पॉपुलेशन का साइज बताइए, हम कहेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया। अगर यहां पे 100 इंडिविजुअल है 1 किलोमीटर स्क्वायर में, हम कहेंगे इट इज 100 शबाई इंडिविजुअल्स पर किलोमीटर स्क्वायर इसकी डेंसिटी है। तो जब भी हमें पॉपुलेशन का साइज बताना होगा, सबसे आसान सबसे बेहतरीन तरीका है पॉपुलेशन का साइज को डेंसिटी के टर्म्स में एक्सप्लेन करना। लेकिन कभी कभी बेटा ये मिसलीडिंग बन जाता है। आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास ये एक एरिया है, यहां देख लीजिए, ये हमारे पास एक बहुत बड़ा सा एरिया है, इस एरिया में बेटा एक बहुत बड़ी बेनियन ट्री है, लेकिन बेनियन ट्री के अलावा यहां पे फॉर एग्जांपल 200 पार्थिनियम प्लांट्स हैं, ये 200 पार्थिनियम प्लांट्स है। बताइए बेनियन ट्री कितनी है? एक। बेटा पार्थिनियम ग्रासेस कितने? 200। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट बुक एग्जांपल है, ये हमने एक एरिया लिया, इस एरिया में पार्थिनियम के कितने प्लांट्स है? पार्थिनियम के 200 प्लांट्स हैं, और इस एरिया में बेटा बेनियन ट्री कितने हैं? और बेटा बेनियन ट्री एक है। अगर मैं किसी लेमैन को, किसी बॉटनी ना जानने वाले को यह कहूंगा कि इस एरिया में 200 पार्थिनियम ग्रासेस है और बेटा एक बेनियन ट्री है, वो कहेगा ओह तो यहां पे पार्थिनियम तो बहुत ज्यादा है, इस एरिया में तो डोमिनेंट पार्थिनियम है। लेकिन गलत है, इस एरिया में जो डोमिनेंट है, इस एरिया में जो इंपॉर्टेंट है वो पार्थिनियम नहीं है, वो बेनियन ट्री है। क्यों बेटा? बेनियन ट्री भले ही एक ही है, लेकिन ये बेनियन ट्री बहुत बड़ी है। इस बेनियन ट्री के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स बेटा फीड करेंगे, इस बेनियन ट्री के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स फीड करेंगे, और बेटा ये जो पार्थिनियम के 200 प्लांट्स है, इनके ऊपर एक काऊ या एक बफेलो भी ग्रेज पूरी तरह नहीं कर पाएगा। तो यहां पे अगर मुझे यहां पे पॉपुलेशन का साइज बताना होगा, अगर मैं कहूंगा पार्थिनियम का पॉपुलेशन साइज है 200, अगर मैं कहूंगा बेनियन ट्री का पॉपुलेशन साइज है 1, तो मिसलीडिंग है, क्योंकि ऐसा लगता है कि बेनियन ट्री बहुत कम है, पार्थिनियम बहुत ज्यादा है, मतलब इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंस तो ज्यादा बेनियन ट्री की है, पार्थिनियम की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है।
और बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब यह हुआ कि जनरली बेटा अगर हमें पॉपुलेशन का साइज बताना होगा, वी से इट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, लेकिन कभी कभी ये डेंसिटी के जरिए पॉपुलेशन का साइज बताना बेटा इट बिकम्स मिसलीडिंग, और तब जाके हम परसेंटेज बायोमास या परसेंटेज कवर की बात करते हैं। परसेंटेज बायोमास हुआ या बायोमास, इसका बायोमास निकालेंगे और पार्थिनियम प्लांट्स का बायोमास निकालेंगे। कॉमन सेंस है, banyan tree का बायोमास इट विल बी मच 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 मोर देन द बायोमास ऑफ द पार्थिनियम प्लांट्स, या परसेंटेज कवर। परसेंटेज कवर का मतलब है ये banyan tree ने कितने एरिया को कवर किया है, इसकी कैनोपी कितने एरिया को कवर करती है, और ये पार्थिनियम कितने एरिया को कवर करते हैं। तो कॉमन सेंस से हमें यहां पे पता चलेगा कि banyan tree बहुत ज्यादा एरिया को कवर करता है। तो नॉर्मली पॉपुलेशन का साइज हम बताते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, लेकिन कभी कभी इट कैन बी मिसलीडिंग। कब? जैसे यहां पे ये एग्जांपल है, और जब ये मिसलीडिंग होने वाला होगा तब हम बेटा परसेंटेज कवर या परसेंटेज बायोमास करते हैं। नंबर नेक्स्ट, अगर बेटा मैंने कहा यहां पे एक एरिया है, इस एरिया में 200 ह्यूमन बींग्स रहते हैं, तो इस एरिया का जो अगर इंसानों की पॉपुलेशन, तो मैं कहूंगा इट इज 200 इंडिविजुअल्स पर किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 200 इंडिविजुअल्स हैं। तो हमने यहां पे पॉपुलेशन साइज इंसानों की पॉपुलेशन का बता दिया, हमने एग्जैक्ट नंबर बताया, लेकिन बेटा बहुत सारे केसेस में पॉपुलेशन का एग्जैक्ट यानी कि एब्सोल्यूट डेंसिटी बता पाना मुश्किल है। जैसे हमारे पास एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड में फिशेस है। अगर मैं आपको बताऊंगा मुझे फिशेस की एब्सोल्यूट डेंसिटी बताइए, एब्सोल्यूट नंबर बताइए, एक पॉन्ड में टोटल में कितनी फिशेस हैं, क्या ये एस्टिमेट करना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है बेटा। तब जाके किसी किसी जगह पे हम एब्सोल्यूट डेंसिटी व एग्जैक्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पर्टिकुलर एरिया, वो बता पाना मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पे हम रिलेटिव डेंसिटी को बेटा कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर हमें एक पॉन्ड है, उसमें फिशेस है, हमें बताना है कि फिशेस की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। बेटा एब्सोल्यूट डेंसिटी तो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हम सारे के सारे बेटा फिशेस को काउंट तो नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे हम रिलेटिव डेंसिटी बताते हैं। आपको पता होना चाहिए, हम ट्रैप करेंगे फिशेस को, मार्क करेंगे, फिर वापस पानी में डालेंगे, फिर से एक ट्रैप करेंगे फिशेस को, और देखेंगे कि जिनको हमने इससे पहले ट्रैप करके मार्क किया था उनकी रिपीटेशन कितनी है। तो इस तरह से बेटा हम फिशेस की पॉपुलेशन का साइज बताते हैं, लेकिन वो साइज बेटा एब्सोल्यूट नहीं बल्कि वो रिलेटिव बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। लेकिन इकोलॉजी में एब्सोल्यूट डेंसिटी भी काम चलाएगी, और बेटा अगर एब्सोल्यूट डेंसिटी को एस्टिमेट करना मुश्किल होगा तो इकोलॉजी में रिलेटिव डेंसिटी से भी हम अपना काम निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये वाला सही है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया। इन केस इफ देयर आर 200 कैरेट ग्रासेस एंड ओनली वन सिंगल banyan ट्री, तो फिर हम परसेंटेज कवर या लार्ज या बेटा हम परसेंटेज कवर या बायोमास एस्टिमेट करते हैं। इन केस ऑफ ए डेंस लेबोरेटरी कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इन ए पेट्री प्लेट, पॉपुलेशन साइज इन टर्म्स ऑफ नंबर इज डिफिकल्ट मेजर। हाँ, अगर आपके पास एक पेट्री प्लेट है, इस पेट्री प्लेट में बहुत सारे मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है, क्या बैक्टीरिया को काउंट आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इस पेट्री प्लेट में बैक्टीरिया की पॉपुलेशन का साइज क्या है, ये हम नंबर से एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं बेटा। इसको एस्टिमेट करने के लिए हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करना पड़ता है, वो आपके बिल्कुल स्कोप से बाहर है। तो ये बेटा एक सही स्टेटमेंट है कि इनके नंबर को काउंट करना मुश्किल है। समटाइम्स रिलेटिव डेंसिटीज इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट डेंसिटीज सर्व द पर्पस इक्वली वेल। मैंने अभी कहा कि जहां पे एब्सोल्यूट डेंसिटी बता पाना मुश्किल होता है, तब जाके वहां पे हम रिलेटिव डेंसिटी ही काम से चलाते हैं उससे। तो नंबर ऑफ फिशेस ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया। इसी तरह बेटा टाइगर सेंसस, यानी कि अगर हमें एक फॉरेस्ट में देखना होगा कितने टाइगर्स रहते हैं, तो उनको काउंट करना मुश्किल है, तो हम पग मार्क्स और फीकल पैलेट्स, ये आपने पढ़ा होगा, उनके पंजों के निशान या फीकल पैलेट जो फीसेस वो पास करते हैं, उसकी बेसिस पे बेटा हम उनकी पॉपुलेशन का साइज एस्टिमेट करते हैं। तो साइज ऑफ द पॉपुलेशन टेल्स अस अबाउट इट्स स्टैट्स इन द हैबिटेट। हाँ बेटा, एक पॉपुलेशन का साइज कितना है बेटा, ये हमें बताएगा कि ये पॉपुलेशन उस हैबिटेट में कितनी स्टेबल है। अगर बेटा हमारे पास ये एक हैबिटेट है, ये एक हैबिटेट है, इसमें बेटा 100 ह्यूमंस रहते हैं। इसी तरह बेटा हमारे पास ये एक हैबिटेट है, इस हैबिटेट में बेटा 500 ह्यूमंस रहते हैं। अगर दोनों के दोनों 1 किलोमीटर स्क्वायर है, अगर ये भी 1 किलोमीटर स्क्वायर, ये भी 1 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब यहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा, मतलब ये एक ऐसा एरिया है जो ह्यूमंस को फेवर करता है, यानी कि यहां पे ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रही है। शायद ये एक ऐसा एरिया है जहां पे इंसानों के लिए कंडीशंस फेवरेबल है। तो सही है, पॉपुलेशन साइज हमें बेटा उसके स्टैट्स के बारे में बता देता है। In nature, the size of the population could be as low as greater than 10 साइबेरियन। नहीं बेटा, हमारे पास ये आपने पढ़ा होगा किएलेडो नेशनल पार्क, पढ़ा है ना, ये भरतपुर राजस्थान में बेटा नेशनल पार्क है। उसी किएलेडो नेशनल पार्क का एक हिस्सा
उसको वेटलैंड माना जाता है, वो आर्टिफिशियल वेटलैंड है और उसी वेटलैंड का नाम यहां पे लिखा है भारतपुर वेटलैंड। तो ये जो भारतपुर वेटलैंड है, याद रखिए बेटा, इट इज अ पार्ट ऑफ कियलेडु नेशनल पार्क। जो कियलेडु नेशनल पार्क है उसी के अंदर ये वेटलैंड मौजूद है। इस वेटलैंड का एरिया है अराउंड अराउंड 11 किलोमीटर स्क्वायर। कितना बेटा? इस वेटलैंड का जो एरिया है इट इज अराउंड 11 किलोमीटर स्क्वायर। और इस 11 किलोमीटर स्क्वायर में आप ज्यादा से ज्यादा 10 साइबेरियन क्रेन्स पाओगे। तो बहुत बड़ा एरिया, 11 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, लेकिन साइबेरियन क्रेन्स का नंबर 10 से कम होता है। जो ग्रेटर देन 10 तो गलत है। तो अगर पॉपुलेशन की साइज को हमें बताना होगा तो पॉपुलेशन साइज कैन बी एज लो एज लेस देन 10 साइबेरियन क्रेन्स इन द भारतपुर वेटलैंड। एरिया बहुत बड़ा, 11 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, 12 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, लेकिन बेटा उसके अंदर साइबेरियन क्रेन्स का नंबर कितना? लेस देन 10। या अगर आप एक पेट्रीपलेट में देखेंगे उसमें मिलियंस ऑफ क्लाइमेडोमोनास होंगे। तो ये वाला पोर्शन सही है, लेकिन यहां पे अगर होता लेस देन 10 फिर स्टेटमेंट सही होता, लेकिन यहां पे लिखा है ग्रेटर देन 10 तो स्टेटमेंट गलत है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। Population size, technically called population density, need not to be necessarily measured in number only, because in some cases the population size in number can be difficult or misleading in the following। बेटा ये मैंने ऑलरेडी आपको समझाया, अभी जाके ये आपको आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Choose the correct statements from the following। correct statement choose कीजिए। The size of the population for any species is a static parameter। गलत है बेटा। Size of a population of any species is not a static parameter, it is a dynamic parameter। ये हमारे पास बेटा एक एरिया है, इस एरिया में जो पॉपुलेशन है इंडिविजुअल्स की वो या तो कम होगी या बढ़ेगी, यानी कि पॉपुलेशन कोई स्टैटिक पैरामीटर नहीं है। ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन 100 है तो हमेशा 100 रहेगी, कभी 99 हो सकती है, 98 हो सकती है, कभी 110 हो सकती है। तो पॉपुलेशन का साइज फ्लक्चुएट होता है। और फ्लक्चुएट क्यों होगा? ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ये रिसोर्सेज पे डिपेंड करेगा, ये क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ये प्रीडिएशन प्रेशर पे डिपेंड करेगा। जरा बेटा यहां देख लीजिए, हमारे पास ये पॉपुलेशन साइज स्टैटिक नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन का साइज नंबर 1 रिसोर्सेज पे डिपेंड करेगा। रिसोर्स हुआ बेटा फूड एंड स्पेस। अगर फूड एंड स्पेस अबंडेंट है तो पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा, अगर फूड एंड स्पेस बेटा लिमिटेड है तो पॉपुलेशन का साइज कम होगा। इसी तरह प्रीडिएशन प्रेशर, प्रीडिएशन प्रेशर, इथे जो ख्याल गोबर, प्रीडिएशन प्रेशर। अब अगर क्या होगा, अब अगर हमारे पास ये एक एरिया है, इस एरिया में बेटा 10 डियर की पॉपुलेशन, 10 डियर्स है इस एरिया में, और अगर यहां पे एक लॉइन है तो इनकी पॉपुलेशन ज्यादा कम नहीं होगी। लेकिन अगर यहां पे 5 लॉइन्स है तो ये डियर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिक्रीज होगी। तो डियर की पॉपुलेशन ये डिपेंड करेगी प्रीडिएशन प्रेशर पे। अगर एक ही लॉइन है तो डियर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिप नहीं होगी, लेकिन अगर यहां पे बहुत सारे बेटा शाबाश लॉइन्स है तो डियर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिक्रीज होगी। तो पॉपुलेशन का साइज डिपेंड करेगा प्रीडिएशन प्रेशर पे। इसके अलावा बेटा ये डिपेंड करेगा कंडीशंस पे। किन कंडीशंस पे? क्लाइमेटिक कंडीशन। अब मैंने बेटा लिखा एडवर्स क्लाइमेट। अगर बेटा क्लाइमेट खराब हो जाएगा तो बेटा ऑर्गेनिज्म्स की डेथ हो जाएगी। जब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी तो पॉपुलेशन का साइज कम होगा। तो याद रखिए बेटा पॉपुलेशन का साइज स्टैटिक नहीं होता है, ये बेटा रुका हुआ नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है। पॉपुलेशन का साइज बेटा याद रखिए डायनेमिक है। क्यों बेटा? पॉपुलेशन का साइज नंबर 1 रिसोर्सेज पे डिपेंड करेगा। रिसोर्स गोनो गोबर तो सिर्फ खाने चाने स्पीकर नो बेटा, रिसोर्स हुआ फूड एज वेल एज स्पेस बेटा, प्रीडिएशन प्रेशर, एंड बेटा नंबर 3 इट डिपेंड्स ऑन एडवर्स क्लाइमेट। जरा मुझे बताइए, अगर रिसोर्सेज, अगर फूड एबंडेंट है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी कैसे बेटा? यहां पे पॉपुलेशन में बर्थ रेट ज्यादा बढ़ेगी, मतलब यहां पे पॉपुलेशन में नेटेलिटी बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे। नेटेलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल बी से, आपको पता होना चाहिए। तो अगर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, अगर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है तो बेटा यहां पे नेटेलिटी बढ़ेगी, नए नए इंडिविजुअल पैदा होंगे और बाहर से लोग इधर रहने आएंगे, यानी कि यहां पे बेटा इमिग्रेशन होगी, बाहर से ऑर्गेनिज्म्स यहां पे रहने आएंगे।
तो इमिग्रेशन को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखिए बेटा, जब कंडीशंस फेवरेबल है, रिसोर्सेज अबंडेंट है, प्रीडिएशन प्रेशर नहीं है, क्लाइमेट फेवरेबल है, तो ये भी ज्यादा है, ये कम है, और बेटा ये फेवरेबल कंडीशन है, तब नेटलिटी बढ़ेगी और इमिग्रेशन बढ़ेगी, नए नए बच्चे पैदा होंगे और बाहर से यहां ऑर्गेनिज्म रहने आएंगे, यानी कि इन दोनों की वजह से पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा। तो याद रखिए बेटा, पॉपुलेशन का साइज स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है। क्यों बेटा? पॉपुलेशन का साइज इन पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये जो है रिसोर्स बेटा, प्रीडिएशन प्रेशर, एडवर्स क्लाइमेट, ये इंटर्न किसको डिपेंड, ये कि इंटर्न किसको कंट्रोल करेंगे? ये पॉपुलेशन की साइज को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते हैं, ये तीनों ये नेटलिटी को कंट्रोल करते हैं, ये तीनों इमिग्रेशन को कंट्रोल करते हैं। मैंने कहा अगर रिसोर्सेज अबंडेंट है, अगर प्रीडिएशन प्रेशर कम है, अगर बेटा क्लाइमेट बेटा फेवरेबल है, तब जाके नेटलिटी बढ़ेगी, तब जाके इमिग्रेशन बढ़ेगी। लेकिन अब अगर रिसोर्सेज कम है, अब अगर प्रीडिएशन प्रेशर ज्यादा है, अब एडवर्स क्लाइमेट अगर है, तो बेटा यहां पे मोर्टेलिटी बढ़ेगी, यहां पे ऑर्गेनिज्म्स की डेथ हो जाएगी और पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज हो जाएगा। मोर्टेलिटी को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करिए। और अगर बेटा रिसोर्सेज कम है, अगर प्रीडिएशन प्रेशर ज्यादा है, अगर एडवर्स क्लाइमेट है, तब मोर्टेलिटी बढ़ेगी, और मोर्टेलिटी के साथ साथ बेटा तब इमिग्रेशन बढ़ेगी, यानी कि वहां से ऑर्गेनिज्म बाग के बाहर जाएंगे, और बाग के बाहर जाएंगे तो इमिग्रेशन हुआ, और बेटा इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या आप ऐसा कहेंगे नेटलिटी से पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा, मोर्टेलिटी से पॉपुलेशन का साइज कम होगा, इमिग्रेशन से पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा, इमिग्रेशन से पॉपुलेशन का साइज कम होगा? मतलब ये पॉपुलेशन का साइज स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। क्यों बेटा? इस पॉपुलेशन के साइज को ये चार कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये चार को इटसेल्फ कंट्रोल कौन करता है? ये मंसूरन को कंट्रोल करान। इन चार को बेटा रिसोर्सेज कंट्रोल करते हैं, प्रीडिएशन प्रेशर कंट्रोल करता है, और एडवर्स क्लाइमेट कंट्रोल करता है। पढ़िए अब दूसरा, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, द पॉपुलेशन साइज कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम एंड डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी, प्रीडिएशन प्रेशर एंड एडवर्स क्लाइमेट। सही है, मैंने अभी समझाया। द डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन इन गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग ए पीरियड फ्लक्चुएट्स ड्यू टू चेंज इन, हाँ बेटा एक पॉपुलेशन का साइज चेंज होगा, नेटलिटी पे डिपेंड करेगा, मोर्टेलिटी पे डिपेंड करेगा, इमिग्रेशन पे डिपेंड करेगा, और इमिग्रेशन पे डिपेंड करेगा। नेटलिटी एंड इमिग्रेशन, मैंने पहले ही बात, नेटलिटी एंड इमिग्रेशन से पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा, और मोर्टेलिटी और बेटा इमिग्रेशन से पॉपुलेशन का साइज कम होगा। ये बेटा मैंने एक्सप्लेन किया है। बेटा टेक्स्ट बुक जब आप देखते हैं तो वहां पे बेटा एक बना हुआ है, वहां पे एक इलस्ट्रेशन, वहां पे लिखा हुआ है पॉपुलेशन डेंसिटी। फिर ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी को यहां पे बेटा अगर आप देखेंगे तो यहां से लिखा है फॉर एग्जांपल नेटिलिटी, यानी कि पैदा होना, तो इसको लिखा है इसका पॉजिटिव इंपैक्ट है। यहां पे लिखा है बेटा मोर्टेलिटी, और बेटा इस मोर्टेलिटी का नेगेटिव इंपैक्ट है। इसी तरह बेटा यहां पे लिखा है इमिग्रेशन, और बेटा इमिग्रेशन का यहां पे मोर्टेलिटी डी से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि डेथ्स, तो ये इमिग्रेशन है, तो यहां पे आई इसका पॉजिटिव इंपैक्ट है। और बेटा यहां पे लिखा हुआ है इमिग्रेशन यानी कि बाहर निकलना, और बेटा इसका नेगेटिव इंपैक्ट है, तो यहां पे मैं माइनस लिखूंगा। तो इस तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड करेगी इन चार पे। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ये नेटलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन को मैंने डिफाइन किया है, ये आपको पता होगा। नेटलिटी हुआ नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन ए पर्टिकुलर एरिया। एक पॉपुलेशन में पर्टिकुलर ड्यूरेशन के टाइम कितने बच्चे पैदा होंगे, वो हुआ बेटा बर्थ्स। एक पॉपुलेशन में पर्टिकुलर टाइम के दौरान कितने ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, वो हुआ मोर्टेलिटी। एक पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान कितने ऑर्गेनिज्म वहां रहने आएंगे परमानेंटली, वो हुआ इमिग्रेशन। और बेटा एक पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर गिवन टाइम के दौरान कितने ऑर्गेनिज्म परमानेंटली बाहर निकलेंगे, दैट इज इमिग्रेशन। यहां पे बेटा माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट अलग है, दैट इज टेम्पोररी मूवमेंट। चलिए ठीक है बेटा, मुझे बताइए अगर आपको फाइनल पॉपुलेशन साइज बताना होगा, ये हमारे पास एक एरिया है, इस एरिया में इनिशियल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मैं लिखूंगा इनिशियल साइज, इसी से आपको समझ आएगा। अगर बेटा यहां पे इनिशियल साइज है 100 इंडिविजुअल आज के टाइम, अगर बेटा यानी कि पिछले साल फॉर एग्जांपल इनिशियल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स 100 है, और अगर एक साल में इस इंडिविजुअल में इस एरिया में नेटलिटी मतलब यहां पे जो बर्थ्स हुए हैं पिछले एक साल में वो है बेटा 10। अगर बेटा यहां पे जो इमिग्रेशन है यानी कि यहां कितने रहने आए हैं
वो है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, वो है फॉर एग्जाम्पल बेटा 4। और अगर इस एरिया में पिछले 1 साल में जो मरे हैं, जिनकी डेथ हुई है, मोर्टेलिटी यानी कि डी, बेटा वो है फॉर एग्जाम्पल 5। और बेटा यहां पे साल में, पिछले 1 साल में यहां से कितने परमानेंटली बाहर निकले हैं बेटा, इमाइग्रेशन, वो है फॉर एग्जाम्पल 2। जरा मुझे बताइए, नेटलिटी का प्लस इफेक्ट है, शबाश, इमाइग्रेशन का प्लस इफेक्ट है, देन इमिग्रेशन का प्लस इफेक्ट है, देन मोर्टेलिटी का माइनस इफेक्ट है, और इमिग्रेशन का माइनस इफेक्ट है। जरा बेटा बताइए, तो पॉपुलेशन का साइज कितना होगा? तो आप कहेंगे फाइनल पॉपुलेशन साइज, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन टी प्लस 1, यानी कि आफ्टर ए टाइम ड्यूरेशन, फॉर एग्जाम्पल 1 साल, 2 साल, 1 दिन, 2 दिन। तो फाइनल पॉपुलेशन साइज किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल साइज ऑफ पॉपुलेशन पे। इनिशियल साइज हुआ एन टी प्लस बेटा यहां पे इस पॉपुलेशन के साइज को इंक्रीज करेगा बर्थ्स, और इसको इंक्रीज करेगा इमिग्रेशन, बेटा माइनस करेंगे डेथ्स प्लस बेटा इमिग्रेशन। तो इस तरह से बेटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे बेटा बताइए क्या होगा? इट विल बी एन टी हुआ बेटा 100, और बेटा बर्थ्स कितने हुए बेटा? बर्थ्स हुए 10, प्लस अंदर कितने रहने आए बेटा? 4। इसको माइनस करेंगे, मरे कितने बेटा? यहां पे डेथ हुई 5 की, और बाहर कितने निकले? 2। तो ये करेंगे तो इट विल बी 100, और बेटा जस्ट ठीक प्लस करेंगे बेटा, ये होगा 10 प्लस 4 14, माइनस होगा 5 प्लस 2 7। तो बेटा 14 माइनस 7 विल बी 7। तो बेटा ये होगा 100 प्लस 7, मतलब फाइनल पॉपुलेशन साइज इज 107। तो याद रखिए बेटा, पॉपुलेशन का साइज आप एस्टिमेट कर सकते हैं। तो मैंने बताया एन टी प्लस 1 इज इक्वल टू एन टी प्लस बर्थ्स प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ्स प्लस इमिग्रेशन, ये आप कर सकते हैं। चलिए, choose the incorrect statements from the following. Population density will increase if the number of births and immigration. हाँ बेटा, population की density तब बढ़ेगी जब births और immigration ज्यादा होंगे। नंबर सेकंड बेटा, under normal conditions births and deaths और हाँ, ज्यादातर births और deaths ही population की साइज को कंट्रोल करते हैं। इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन का ज्यादा रोल नहीं है। लेकिन अब अगर बेटा ये एक एरिया है, ये एरिया कौन सा एरिया है? ये है न्यूली कॉलोनाइज्ड एरिया। इट इज न्यूली कॉलोनाइज्ड एरिया, एक ऐसा एरिया जो नया नया एरिया है। यहां पे आप अपनी ही बात करेंगे, कोई कॉलोनी बन रही है, और बेटा इस कॉलोनी में अब लोग रहने जाएंगे। पहले बेटा यहां पे 1 इंसान जाएंगे, 2 3 10 15 जाएंगे, तो यहां पे 10 ह्यूमन बींग्स रहने आए। ये 10 रिप्रोडक्शन करेंगे तो यहां पे पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा। तो यहां पे पॉपुलेशन का साइज रिप्रोडक्शन से बढ़ेगा, लेकिन बेटा यहां पे इस एरिया में पॉपुलेशन का साइज रिप्रोडक्शन से ज्यादा यहां पे इमिग्रेशन से बढ़ेगा, क्योंकि यहां पे अब नए नए लोग रहने आएंगे। तो एक न्यूली कॉलोनाइज्ड एरिया जो हमारे पास होता है, एक ऐसा एरिया जो नया नया कॉलोनाइज हुआ है, उसका एरिया बर्थ से तो बढ़ेगा, लेकिन उस एरिया, उसमें जो पॉपुलेशन का साइज है वो ज्यादा इमिग्रेशन से बढ़ेगा। एक नया एरिया है, यहां पे ऑलरेडी बहुत कम इंडिविजुअल है, वो रिप्रोडक्शन करके बेटा पॉपुलेशन के साइज को बढ़ाएंगे, लेकिन यहां पे पॉपुलेशन के साइज बढ़ेगा जब बाहर से यहां लोग रहने जाएंगे। तो इमिग्रेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है न्यूली कॉलोनाइज्ड एरिया में। Immigration and immigration assume importance on the other hand beta, तो in a new habitat just being colonized natality may contribute more। नहीं बेटा, एक न्यूली बेटा कॉलोनाइज्ड एरिया में ज्यादा इंपैक्ट इमिग्रेशन का होता है, बर्थ्स का इंपैक्ट ज्यादा नहीं होता है। आगे बढ़िए, जल्दी से करेंगे बेटा। यहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज कीजिए जल्दी से, फटाफट जल्दी से बेटा बताइए। बेटा पहला, द ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन इज स्पेसिफिक एंड प्रेडिक्टेबल। हाँ, एक पॉपुलेशन का साइज प्रेडिक्टेबल होता है। आपके पास ये एरिया है, इस एरिया में 100 इंडिविजुअल है, आप आराम से प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे यहां पे 200 होंगे, 150 होंगे या 90 होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है पॉपुलेशन का साइज डिपेंड करेगा नेटलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन पे। आपको पता है पॉपुलेशन का साइज डिपेंड करेगा किस पे? रिसोर्स अवेलेबिलिटी पे, प्रीडिएशन प्रेशर पे, और बेटा ये डिपेंड करेगा, शाबाश, उन्हीं में युति कलाश थे मुर्शिद गोमुद। नंबर 1 जल्दी से बताइए, एडवर्स क्लाइमेट है, शाबाश बेटा, रिसोर्स अवेलेबिलिटी है, और नंबर 3 बेटा प्रीडिएशन प्रेशर है। तो हम इस पॉपुलेशन का साइज प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या होगा। आए वो बात समझ? चलिए ठीक है।
रिसोर्स अवेलेबिलिटी इज एसेंशियल फॉर द अनइम्पीडेड ग्रोथ। अगर बेटा ये हमारे पास एक एरिया है, इस एरिया में बेटा रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज। अनलिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब है इस एरिया में खाना भी बहुत ज्यादा है और ये एरिया में स्पेस भी बहुत ज्यादा है। तब क्या होगा? तब बेटा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी और पॉपुलेशन ऐसे बढ़ेगी बेटा जे शेप्ड कर्व हमें मिलेगा। और जब ये जे शेप्ड कर्व मिलेगा बेटा इसको हम एक्सपोनेंशियल कर्व कहते हैं, क्योंकि यहां पे ऐसा कर्व हमें तब मिलेगा when resources are unlimited। मैंने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये आपको समझाया है। when resources in the habitat are unlimited, resources जब unlimited होंगे, the species show logistic growth, नहीं they show exponential growth। ये exponential growth मैं अभी बताऊंगा, dn by dt is equal to rn, मैं समझाऊंगा आगे जाके। चलिए, ये गलत है। While developing the theory of natural selection, Darwin postulated that each species has the ability to realize its innate potential to grow in number under unlimited resources। हाँ, डार्विन ने कहा कि अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे, डार्विन ने कहा अगर कंडीशंस आइडियल होंगे, अगर एक ऑर्गेनिज्म यहां पे रहता है और अगर इस ऑर्गेनिज्म को हम अनलिमिटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, अगर इसको कोई प्रीडेशन प्रेशर नहीं होगा, तब जाके ये ऑर्गेनिज्म अपना इनेट पोटेंशियल रियलाइज करेगा। मतलब ये ऑर्गेनिज्म जितना इसको पोटेंशियल है बच्चे पैदा करने का, उतने बच्चा पैदा करेगा। लेकिन मुझे बताइए, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है, अगर इसको पोटेंशियल है 100 ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देने का, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है, क्या ये 100 ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देगा? नहीं बेटा। इसको पता है कि 100 इंडिविजुअल्स के लिए खाना अवेलेबल नहीं है, 100 इंडिविजुअल्स के लिए स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो बेटा ये बेटा अपना इनेट पोटेंशियल रियलाइज नहीं करेगा। ये ऑर्गेनिज्म अपना इनेट पोटेंशियल, अपना बायोटिक पोटेंशियल कब रियलाइज करेगा? व्हेन कंडीशंस आर आइडियल, जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे, वही डार्विन ने कहा। चलिए, under natural conditions the change in the population size is dn by dt is equal to, उसी सगोबर मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। जरा बेटा देख लीजिए, ये पूर्वत है। while developing the theory of natural selection, Darwin postulated that each species has the ability to realize its innate potential to grow in number under unlimited resources। तला गोबर यो तत्व होती बहावत गोबर। मैं एक ग्राफ आपको समझाऊंगा, समझे समझे छुती बीती तिथि आसान। ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ऑलरेडी मैं बेटा एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहां पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, यहां पे बेटा टाइम है, और बेटा अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, अकेले वन बगोबर, अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, अगर कंडीशंस आइडियल है, तब जाके ये पॉपुलेशन ऐसे ग्रो करेगी जिसको हम जे शेप्ड कर्व कहते हैं। और बेटा अगर ये जे शेप्ड कर्व हमारे पास है, यानी कि अंडर आइडियल कंडीशंस, आइडियल कंडीशंस मींस रिसोर्सेज आर abundant, resources are unlimited, तब जाके जो पॉपुलेशन का साइज चेंज होगा, चेंज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद टाइम, बेटा ये बराबर होगा। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा बी माइनस डी, यानी कि बर्थ्स माइनस डेथ्स पे। और बेटा मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, क्योंकि बेटा बर्थ्स कितने होंगे वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करेगा, डेथ्स कितने होंगे वो भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करेगा। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे तो बेटा डी एन बाई डी टी, बेटा ये बी माइनस डी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। आर का मतलब है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। और ये जो बेटा हमारे पास ये जो है, इट रिप्रेजेंट्स बेटा आइडियल कंडीशंस में पॉपुलेशन ग्रो कैसे करेगी। लेकिन डज आइडियल कंडीशंस एग्जिस्ट? क्या बेटा ऐसा केस होगा कि एक पॉपुलेशन के पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, स्पेस अनलिमिटेड है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अंडर आइडियल कंडीशंस, यानी कि अंडर अबंडेंट रिसोर्सेज, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, dn by dt change in the population size will be b minus d into n। b minus d is r, r means intrinsic rate of natural increase, मतलब innate potential कितना है इनको रिप्रोडक्शन करने का। so dn by dt is equal to rn। तो ये हमारे पास बेटा एक शाबाश बेटा, इट्स एन एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ है उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन बेटा अब देख लीजिए, अब जो नॉर्मल कंडीशंस है, जो रियलिस्टिक कंडीशन है, रियल कंडीशंस में हमारे पास बेटा ये एक एरिया है, इस एरिया के अंदर स्पेस और फूड 100 इंडिविजुअल्स के लिए है। ये एरिया अथ एरियास मस, इस एरिया में जो स्पेस और फूड है, इस एरिया में जो खाना है, इस एरिया में जो जगह है, वो कितनों के लिए अवेलेबल है? वो अवेलेबल है बेटा 1000 इंडिविजुअल्स के लिए। अब अगर यहां पे पहले एक इंडिविजुअल था, धीरे धीरे क्या होगा, ये रिप्रोडक्शन करेगा, 2 बनेंगे, 4 बनेंगे, 8 बनेंगे, 16 बनेंगे, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ेगा। तो पहले पहले क्या होगा? पहले पहले नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऐसे बढ़ेगा। लेकिन बेटा जब इस एरिया में टोटल नंबर 1000 होगा, इस एरिया में खाना कितनों के लिए है?
1000 के लिए, 1001 के लिए खाना नहीं है, 1001 के लिए स्पेस नहीं है, स्पेस है 1000 के लिए। और अगर यहां पे 1000 पहले एक इंडिविजुअल था, नंबर बढ़ेगा जब नंबर 1000 तक पहुंचेगा, 1000 जब पहुंचेगा उसके आगे बेटा पॉपुलेशन का साइज और नहीं बढ़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, क्योंकि बेटा स्पेस लिमिटेड है, फूड लिमिटेड है। तो बेटा 1000 जो इस एरिया का पोटेंशियल है, बताइए ये कितने इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करेगा? ये एरिया बेटा सपोर्ट करेगा 1000 इंडिविजुअल्स को। तो मैं कहूंगा इस एरिया की कैरिंग कैपेसिटी 1000 है। इस एरिया की कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटियों को हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस एरिया की कैरिंग कैपेसिटी 1000 है। तो ये पॉपुलेशन का साइज धीरे धीरे बढ़ेगा, 2 3 4 100 200 500 800 900, और बेटा जब ये पॉपुलेशन का साइज 1000 होगा, तब बेटा उसके बाद इस पॉपुलेशन का साइज और नहीं बढ़ेगा। ये एक पॉइंट बेटा, ये इसमें कितना होगा बेटा, ये 1000 को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब बेटा ये अगर हम इसके साथ मिलाएंगे तो ये होगा कैरिंग कैपेसिटी। यस, बड़ी इंपॉर्टेंट। तो बताइए बेटा, ये जो कर्व मैंने अब बनाया, ये बेटा जे शेप्ड कर्व नहीं है, इसको बेटा हम कहते हैं सिग्मोइड कर्व। और बेटा ये जो सिग्मोइड कर्व है, ये पॉपुलेशन की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है अंडर आइडियल कंडीशंस है रियल कंडीशंस। जो बेटा रियलिस्टिक कंडीशंस है, मतलब बेटा ये रिप्रेजेंट करता है लॉजिस्टिक ग्रोथ को। यानी कि लॉजिक, लॉजिक शुद्रामत, यानी कि अगर हम लॉजिक यूज करेंगे कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन मुझे बताइए, पहले पहले पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा, पहले बेटा पहले एक लैग फेज आएगा, स्लो ग्रोथ फेज आएगा, फिर लॉग फेज यानी कि एक्सेलरेशन फेज आएगा, फिर डेक्सेलरेशन फेज आएगा, ग्रोथ कम हो जाएगी, और फिर उसके बाद स्टेशनरी फेज आएगा। ये जो पॉइंट यहां पे है, इट इज कॉल्ड एज एसिम्प्टोट। आई मीन एक ऐसा पॉइंट जिसके आगे ग्रोथ नहीं होगी, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिसके आगे बेटा पॉपुलेशन का साइज कांस्टेंट रहेगा, इट इज कॉल्ड एज एसिम्प्टोट। बताइए एसिम्प्टोट कब आएगा? जब कैरिंग कैपेसिटी अटेन हो जाएगी। बेटा याद रखिए, जब ये यहां पे बेटा मुझे बताइए, यहां पे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं पॉपुलेशन में? 1000, यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल 1000 है। और बेटा कैरिंग कैपेसिटी कितनी है? 1000, यानी कि बेटा एसिम्प्टोट जहां पे आएगा, वहां पे कैरिंग कैपेसिटी बेटा बराबर होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी 1000 है। और बेटा जब कैरिंग कैपेसिटी, पहले इंडिविजुअल एक था, कैरिंग कैपेसिटी 1000, तो साइज बढ़ा। पहले फिर कैरिंग कैपेसिटी 1000 ही थी, कैरिंग कैपेसिटी तो चेंज नहीं होगी। अब यहां पे बेटा 500 है, फिर और बढ़े, और जब बेटा इंडिविजुअल्स का नंबर 1000 हुआ, यानी कि जब इंडिविजुअल्स का नंबर कितना हुआ, जितना कैरिंग कैपेसिटी है, उसके बाद स्टेशनरी फेज आएगा। तो ठीक है, ये आपको समझ आना चाहिए। अब वाइल डेवलपिंग द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन पोस्ट, चलिए ये मैंने वैसे समझाया, ये क्यों दलील गई है? चलिए ठीक है, हाँ मुझे ये क्वेश्चन आपको समझाना है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट आर वैल्यू? आर वैल्यू हुआ मैंने अभी कहा, इट्स द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। नॉर्वे रैट के लिए 0.015 है, फ्लोर बीटल के लिए 0.12 है, ह्यूमन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 1981 सेंसस के हिसाब से 0.0205 है, या शायद जो नजर, ये आप चेक कीजिएगा। और बेटा ये वाला गलत है, क्योंकि नॉर्वे रैट के लिए 0.15 नहीं है, 0.015 है। मुझे लगता है दिस शुड बी 205 होगा ये। आप देख लो बेटा, इसको चेक कर लो, आगे बढ़ेंगे। बेटा चूज ए बी एंड के फ्रॉम द फॉलोइंग। यहां पे मैंने आपको ऑलरेडी कहा बेटा, ये के इट्स द कैरिंग कैपेसिटी। बेटा ये जो ये वाला है, ये बेटा अंडर आइडियल कंडीशंस का कर्व है, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को दिखाता है। लेकिन बेटा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मैंने अभी आपको बताया, इट विल बी dn by dt इज इक्वल टू rn। लेकिन बेटा अंडर रियलिस्टिक कंडीशन बेटा ऐसा नहीं होगा। फिर क्या होगा? यहां पे बेटा एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस का इंपैक्ट होगा, इट विल बी rn बेटा k माइनस n डिवाइडेड बाई k। बेटा जहां पे k कैरिंग कैपेसिटी है, और बेटा k माइनस n डिवाइडेड बाई k, ये बेटा एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस कहलाता है। बेटा इसको यहां पे एक्सप्लेन करने का बिल्कुल मौका नहीं है, तो ये आपको आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीरो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज इंडिकेटेड बाय, जीरो ग्रोथ पॉपुलेशन कब होगी? जीरो ग्रोथ कब होगी बेटा? लेस नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ नहीं बेटा, लेस नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव फीमेल्स नहीं बेटा, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, और हाँ आगे जाके बेटा ये एज पायरामिड के बारे में है, यानी कि बेटा प्री रिप्रोडक्टिव फेज में जितने हैं उतने ही बेटा रिप्रोडक्टिव फेज में भी है, तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में कम है, तो ये पॉपुलेशन आगे जाके नहीं बढ़ेगी बेटा, जीरो ग्रोथ पॉपुलेशन है। क्योंकि अगर आज 40% है किस में? रिप्रोडक्टिव फेज में और प्री रिप्रोडक्टिव फेज में, तो आगे जाके बेटा ये जाएंगे रिप्रोडक्टिव फेज में, तो इस वक्त 40 है, तब भी 40 होंगे, तो पॉपुलेशन का साइज बेटा कांस्टेंट ही रहने वाला है।
चलिए, इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम पॉपुलेशन इन अ हैबिटेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाना है, जल्दी जल्दी इंक्रीज होना है, तो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज आर वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। बेटा मैंने अभी आपको कहा dn बाई dt इज इक्वल टू आर एन। मुझे बताइए जितना आर ज्यादा होगा, जितना आर ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन का साइज उतना ज्यादा बढ़ेगा। सो हाई आर वैल्यू यहां पे आप याद रखेंगे। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। यहां पे बेटा एसिम्प्टोट मैंने आपको बताया, एसिम्प्टोट इन अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन। बेटा एसिम्प्टोट कब अटेन होता है, मैंने अभी आपको समझाया, व्हेन कैरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, व्हेन k इज इक्वल टू n, तब जाके बेटा हमारे पास यहां पे एसिम्प्टोट आएगा। मैंने एक्सप्लेन किया है। चलिए जल्दी जल्दी, in the exponential growth equation b minus d is expressed as r, then r may be called as intrinsic rate of natural increase। चलिए, which of the following is not true about logistic growth? logistic growth अभी मैंने कहा लॉजिक के बेसिस पे जो है ये वाली ग्रोथ, ये वाली ग्रोथ। लिमिटेड रिसोर्सेज लीड टू कंपटीशन, हाँ, जब रिसोर्स लिमिटेड होंगे तो कंपटीशन होगा ही होगा। फिटेस्ट इंडिविजुअल्स विल सर्वाइव, हाँ, जब कंपटीशन होगा वो ऑर्गेनिज्म जिसकी डार्विनियन फिटनेस ज्यादा है वो सर्वाइव करेगा। ये जूलॉजी में आप पढ़ते हैं, मुझे इसको एक्सप्लेन नहीं करना है। वो ऑर्गेनिज्म जिसका आर वैल्यू ज्यादा है, आर वैल्यू का मतलब जिसकी डार्विनियन फिटनेस ज्यादा है, डार्विनियन फिटनेस का ये भी मतलब होगा जिसका इनेट पोटेंशियल ज्यादा होगा। वो ऑर्गेनिज्म जिसकी फिटनेस ज्यादा है वो सर्वाइव करेगा, वो ऑर्गेनिज्म जिसकी फिटनेस ज्यादा नहीं है वो बेटा एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ठीक है, द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव, और नहीं बट नॉट रिप्रोड्यूस। जो फिट होगा वो सर्वाइव भी करेगा और वो रिप्रोड्यूस भी करेगा, तो ये वाला गलत होगा। इन नेचर ए गिवन हैबिटेट हैज एनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट ए मैक्सिमम पॉसिबल नंबर कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। मैंने समझाया कि एक हर किसी एरिया में पोटेंशियल होता है कि वो एक खास नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करता है, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी कहलाता है। A population growing in a habitat with limited resources show initially, हाँ, ये बेटा limited resources है तो पहले बेटा एक lag phase आएगा, फिर acceleration phase आएगा, फिर deceleration phase आएगा, फिर asymptote आएगा और उसके बाद stationary phase आएगा। ये आपको खुद देख लेना है। The plot of n in relationship to p resembles the J-shaped curve। नहीं बेटा, जब हम लॉजिस्टिक ग्रोथ बात करते हैं तो हमें J-shaped curve यहां पे नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा यहां पे बेटा sigmoid curve, तो ये वाला गलत है। This type of population growth is called as Verheul spur, हाँ, इसको ये इन साइंटिस्ट की बेसिस पे बेटा इसको ऐसा कहते हैं। तो dn by dt is called rn, k minus n divided by k, ये मैंने बेटा अभी आपको बताया। चलिए आगे बढ़िए। Choose the incorrect statements from the following। Incorrect देख लो। Any species growing exponentially under unlimited resources, हाँ बेटा, अगर resources unlimited है, अगर resources unlimited है तो कोई भी population बेटा ऐसे grow करेगी, बहुत जल्दी जल्दी grow करेगी। टेक्स्ट बुक में लिखा है कि अगर इवन एलिफेंट्स को हम ले लेंगे, अगर एलिफेंट जिनमें उतना ज्यादा रिप्रोडक्शन का पोटेंशियल नहीं होता है, जो बहुत टाइम के बाद रिप्रोड्यूस करते हैं, अगर एलिफेंट्स को भी लेंगे, आइडियल कंडीशंस में रखेंगे, रिसोर्सेज अबंडेंट देंगे, स्पेस अबंडेंट देंगे, तब जाके एलिफेंट्स की पॉपुलेशन भी बहुत शॉर्टेस्ट टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि बेटा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, आपको पता होगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है। चल ठीक, under unlimited resources even a slow growing animal like elephant could reach enormous numbers in absence of checks। ये सही है। तो asymptote is a point in the graph where population growth decreases, नहीं, asymptote is a point in the graph where population, शाबाश, growth is zero where population size remains constant। तो ये गलत है, डिक्रीज नहीं होती है। द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसिडर्ड मोर रियलिस्टिक वन, हाँ, ये वाला बेटा रियलिस्टिक नहीं है, ये तो आइडियल है। रियलिस्टिक तो बेटा ये वाला है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ये वाला रियलिस्टिक है। चलिए आगे बढ़िए। पॉपुलेशन इवॉल्व टू मिनिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, नहीं बेटा, पॉपुलेशंस इवॉल्व करती हैं ताकि रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमाइज करे। बेटा जितनी डार्विनियन फिटनेस ज्यादा होगी उतना बेटर है, तो इवोल्यूशन ऑकर्स फॉर बेटरमेंट। तो इवोल्यूशन की तरह फिटनेस कम नहीं होगी, फिटनेस ज्यादा होगी, तो कॉमन सेंस से ये गलत है। ऑर्गेनिज्म्स विद हाई आर वैल्यू शो मोर डार्विनियन फिटनेस, हाँ, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज यानी कि डार्विनियन फिटनेस बेटा ये एक जैसी बात है। अंडर ए पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर्स ऑर्गेनिज्म्स इवॉल्व टुवर्ड्स मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी। जैसे बेटा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स बेटा एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं। तो समझ में, एक इकोसिस्टम ले लो, उस इकोसिस्टम में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स रहते हैं, बहुत सारी स्पीशीज रहती हैं। जब वो स्पीशीज एक साथ रहते हैं तो उनके बीच में कंपटीशन होगा। जब कंपटीशन होगा तो हर कोई स्पीशीज अपने आप को उस तरह इवॉल्व करेगी ताकि वो सर्वाइव करे, ताकि उसकी फिटनेस बढ़े, ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए। जैसे बैम्बू ने कंपटीशन के दौरान बेटा ये डिसाइड किया कि अगर मैं हर साल रिप्रोडक्शन करूंगा तो मेरे ऑफस्प्रिंग कमजोर होंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। तो बैम्बू ने डिसाइड किया कि मैं लाइफ साइकिल में एक ही बार रिप्रोड्यूस करूंगा, लेकिन जब इंडिविजुअल बनाऊंगा
कहूंगा बड़े स्ट्रांग इंडिविजुअल होने चाहिए, तो उसने अपने आप को उस तरह मॉडिफाई किया। इसी तरह बर्ड्स और मैमल्स, मैमल्स इंसान और बर्ड्स, बेटा इंसानों और बर्ड्स ने मैमल्स जन्मनशन इंसानी होती कि आपको पता है, तो बर्ड्स और मैमल्स ने उन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने इवोल्यूशन के दौरान ये डिसाइड किया कि हम ऑफस्प्रिंग्स पैदा करेंगे जिनका नंबर कम होगा, बच्चे पैदा करेंगे जिनका नंबर कम होगा, लेकिन नंबर तो कम होगा लेकिन साइज उनका बड़ा होना चाहिए, ताकि बेटा मॉर्टेलिटी, ताकि उनके मरने के चांसेस कम हो जाए। मतलब इसी तरह अलग अलग ऑर्गेनिज्म्स ने स्ट्रैटेजी डेवलप की ताकि बेटा वो फिट हो सके, ताकि उनका आर विल, ताकि उनकी फिटनेस बढ़े। और ये सही लिखा है यहां पे, इट इज अगेंस्ट, अगर बेटा प्रेशर नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा, तो एवोल्यूशन भी नहीं होगी। Organisms like Pacific salmon fish or bamboo reproduce only once in their life cycle। ये सैल्मन, सोके सैल्मन, पैसिफिक सैल्मन फिश, ये एक ही बार अपने लाइफ साइकिल में रिप्रोड्यूस करती हैं। और इसी तरह बेटा ये जो बैम्बू है ये भी एक ही बार प्रोड्यूस करेगा। ऑर्गेनिज्म लाइक ऑयस्टर्स, पेल्जिक फिशेस प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स। नहीं बेटा, ऑयस्टर्स एंड पेल्जिक फिशेस ये बच्चे पैदा करते हैं जिनका साइज छोटा होगा लेकिन उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है। ये कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स बनाएंगे, अगर उनमें कुछ मरेंगे भी लेकिन बहुत ज्यादा जब बनाएंगे कोई ना कोई तो सर्वाइव करके बेटा पॉपुलेशन को आगे जाके बढ़ाएगा। चलिए ठीक है, तो प्रोड्यूस स्मॉल नंबर नहीं होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए था लार्ज नंबर, तो ये गलत है। बर्ड्स और मैमल्स, मैंने अभी आपको कहा प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ लार्ज साइज्ड ऑफस्प्रिंग, गलत है बेटा। बर्ड्स और मैमल्स बेटा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स पैदा कम करते हैं लेकिन उनका साइज बड़ा होता है, तो लार्ज नंबर ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। लाइफ हिस्ट्री ट्रेड्स ऑफ, ये मैंने अभी समझाया आपको। चलिए बेटा ये बड़ा आसान है, सबको पता है, म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस इंटरेक्शन है। कंपटीशन में बार बार कहता हूं कि कंपटीशन में दोनों स्पीशीज को नुकसान है, जो दो ऑर्गेनिज्म्स एक साथ कंपीट करते हैं दोनों को नुकसान है, तो माइनस माइनस इंटरेक्शन है। प्रीडिएशन में प्रीडेटर को फायदा है, प्रे को नुकसान है। पैरासिटिज्म में प्लस माइनस इंटरेक्शन है, पैरासाइट को फायदा है, होस्ट को नुकसान है। ये बेटा प्लस जीरो इंटरेक्शन, इसको कमेंसलिज्म कहते हैं। तो कमेंसलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म को फायदा है, दूसरा अनअफेक्टेड रहता है। और बेटा अमेंसलिज्म में बेटा एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान है, दूसरा अनअफेक्टेड रहता है। ये आपको आएगा, जिसको ये नहीं आएगा सुगेजो ने एग्जाम दिन किया। For any species, the minimal requirement is one more species on which it can feed। पहले ही स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया, एक इंडिविजुअल, एक अकेला ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी है कम से कम दूसरा स्पीशीज होनी चाहिए। तो बेटा ये क्या है, फॉर एनी द मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है बेटा ये बिल्कुल सही है। चलिए, अ प्लांट स्पीशीज विच मेक्स इट्स ओन फूड कैन सर्वाइव अलोन, मैंने कहा प्लांट भी सर्वाइव नहीं करेगा क्योंकि उसको मिनरल्स प्रोवाइड कराने के लिए डिकम्पोजर की जरूरत है, बैक्टीरिया फंजी की जरूरत है, तो गलत है। इन नेचर एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स डू नॉट एंड कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। हाँ, एनिमल आइसोलेशन में प्लांट्स के बगैर नहीं रह सकते, प्लांट्स एनिमल्स के बगैर नहीं रह सकते। पॉलिनेशन कौन करेगा, सीड डिस्पर्सल कौन करेगा, तो प्लांट अकेले नहीं रह सकते हैं, उनको माइक्रोब्स की जरूरत है। माइक्रोब अकेले नहीं रह सकते हैं, उनको प्लांट्स की जरूरत है, एनिमल्स की जरूरत है, क्योंकि प्लांट एनिमल होंगे तो डिकम्पोज हो जाएंगे, तब जाके उनको खाना मिलेगा। और इसका मतलब ये है प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, माइक्रोब्स इन पे डिपेंडेंट है, इन पे माइक्रोब्स डिपेंडेंट है, तो ये सही है। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन अराइज फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। जब दो अलग अलग स्पीशीज इंटरेक्ट करते हैं, अगर एक कैट और अगर एक डॉग इंटरेक्ट करेगा, अलग अलग स्पीशीज है, तो इसको हम इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं। अगर एक कैट दूसरे कैट के साथ इंटरेक्ट करेगा, इट्स कॉल्ड एज इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन, तो ये इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन ठीक है। प्रीडिएशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। प्रीडिएशन में प्रीडेटर प्रे नजदीक होने चाहिए, तब ये एसोसिएशन होगी, तब ये फिनोमेनन होगा। पैरासिटिज्म में होस्ट पैरासाइट नजदीक होने चाहिए, तब पैरासिटिज्म होगा। कमेंसलिज्म में भी दो इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म नजदीक होने चाहिए, तब बेटा ये पॉसिबल है। यानी कि प्रीडिएशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म में जरूरी है कि इंटरेक्टिंग स्पीशीज शुड लिव क्लोजली टू ईच अदर। चलिए बेटा, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है प्रीडिएशन के रिलेटेड, यहां पे प्रीडिएशन के बारे में पूछा गया है। It's the nature's way of transferring energy fixed by the plants to higher trophic level। हाँ बेटा, हमारे पास ये प्लांट्स हैं बेटा, इन प्लांट्स को बेटा फॉर एग्जांपल किसी डियर ने खाया, इस डियर को बेटा किसी फॉक्स ने खाया, और बेटा इस फॉक्स को बेटा किसी लॉइन ने खाया। तो यहां देख लीजिए बेटा, ये यहां पे बेटा देख लीजिए, तो यहां पे प्लांट्स है, प्लांट्स को डियर ने खाया, डियर को फॉक्स ने खाया, और फॉक्स को लॉइन ने खाया। तो क्या बेटा डियर एक प्रीडेटर है और प्लांट्स प्रे है? हाँ, जब डियर प्लांट को खाएगा, डियर इज अ प्रीडेटर, प्लांट्स आर प्रे।
जब फॉक्स डियर को खाएगा तो फॉक्स इज अ प्रीडेटर, डियर इज अ प्रे। जब बेटा लॉइन फॉक्स को खाएगा तो फॉक्स इज अ प्रे एंड लॉइन इज प्रीडेटर। तो बेटा ये प्रीडिएशन कुदरती तरीका है बेटा फूड चेन में खाना लेके जाना फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। बेटा डियर ने प्लांट को खाया, व्हाट इज डियर? ये प्रीडेटर है। बेटा प्लांट्स को खाया गया, व्हाट आर प्लांट्स? प्रे। तो बेटा क्या ये बेटा प्रीडिएशन है? प्रीडिएशन है। क्या ये भी प्रीडिएशन? हाँ ये भी प्रीडिएशन है। क्या ये भी प्रीडिएशन? हाँ ये भी प्रीडिएशन है। लेकिन बेटा इस तरह की प्रीडिएशन का और एक नाम हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड एज हर्बिवोरी। तो हर्बिवोरी प्रीडिएशन ही है, क्योंकि हर्बिवोरी में एक डियर एक प्लांट को खाएगा, एक हर्बिवोर एक प्लांट को खाएगा। ये प्रीडिएशन है, लेकिन बेटा स्पेसिफिक नाम हर्बिवोरी देते हैं। Herbivores in a broader context is not different from parasitism. No, is not different from predation. Herbivore को ना गोबर predation, ये predator है, ये prey है, ये जो predator, ये जो prey, ये बेटा predation है, parasitism नहीं है, ये predation है। और बेटा हम इसको बेटा herbivore भी कहते हैं। चलिए गलत है। प्रीडेटर्स एक्ट एज कंड्यूट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर। हाँ ये जो प्रीडेटर्स हैं ये चैनल्स है, वो चैनल्स हैं जिनके थ्रू खाना जाएगा फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। प्रीडेटर कीप्स द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। बेटा एक एरिया हमारे पास है, यहां पे बेटा हमारे पास गोट्स हैं। बेटा गोट्स के अलावा यहां पे फॉर एग्जांपल फॉक्स है। अगर बेटा फॉक्स नहीं होगा, अगर फॉक्स नहीं होगा, फॉक्स खाता है गोट्स को, अगर फॉक्स नहीं होगा तो गोट्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जब गोट्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी, यानी कि इन एब्सेंस ऑफ द प्रीडेटर, प्रीडेटर की एब्सेंस में जो प्रे की पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जब ये बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ये सारे ग्रास को खाएंगे, सारे ग्रास को खाएंगे तो बंजर बन जाएगा, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी बेटा खत्म हो जाएगी। इसी तरह अगर बेटा यहां पे अब फॉक्स होंगे, मैंने फॉक्सेस को इनकॉर्पोरेट किया, ये फॉक्सेस क्या करते हैं? ये गोट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। ये गोट्स की पॉपुलेशन को ना ज्यादा बढ़ाने देते हैं ना ज्यादा कम होने देते हैं। आप कहेंगे सर ये फॉक्सेस ने अगर सारे गोट्स को खाया तो गोट्स की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, तब भी इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं बेटा, ये जो प्रीडेटर है, प्रीडेटर्स और प्रूडेंट, ये चालाक होते हैं। प्रीडेटर जो चालाक आसान, ये प्रूडेंट होता है, ये गोट्स को खत्म नहीं करेगा। इसको पता है कि अगर मैंने इन गोट्स को खत्म किया तो आगे जाके मैं क्या खाऊंगा। जब ये खत्म हो जाएंगे तो ये प्रीडेटर भी धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा। सो इन नेचर प्रीडेटर मस्ट बी प्रूडेंट। ये प्रीडेटर प्रूडेंट होना चाहिए, चालाक होना चाहिए। बेटा इसको पता होना चाहिए कि मैं इस प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करूंगा, मैं इनको खाऊंगा, धीरे धीरे करके खाऊंगा, जितनी रिक्वायर मैं उतना खाऊंगा। इनको फजूल में मैं किल नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने ओवर एक्सप्लॉइट किया गोट्स को तो फाइनली बेटा फॉक्स भी बेटा स्टारवेशन से मर जाएंगे। तो क्या मैं ऐसा कहूंगा, एक इकोसिस्टम में ये जो प्रीडेटर है ये प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है, और नंबर सेकंड ये प्रीडेटर शुड बी प्रूडेंट, ये चालाक होना चाहिए, बेअक्ल चलनाइतिक है, ये चालाक होना चाहिए। ये चालाक है तो बेटा ये इसकी पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा डिप होने नहीं देगा। प्रीडेटर कीप्स द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। ये जो प्रीडेटर है ये प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है। बट फॉर प्रीडेटर हुआ प्रीडेटर की एब्सेंस में, और बड़ा जरूरी है, बट फॉर प्रीडेटर, ये जस्ट लिखिए बट फॉर प्रीडेटर हुआ इन द एब्सेंस ऑफ प्रीडेटर। प्रीडेटर की एब्सेंस में क्या होगा, ध्यान से देखिए, अगर प्रीडेटर एब्सेंट होगा प्रे स्पीशीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर प्रीडेटर एब्सेंट होगा तो प्रे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी एंड कॉज इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी। तो सही है। Biological control methods adapted in agricultural pest control are based on ability of the predator to regulate the prey population. अगर बेटा आपके पैडी फील्ड्स को ग्रास ऊपर नुकसान पहुंचाता है, आप ग्रास ऊपर को मारने के लिए पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, हम इस प्रीडेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम देखेंगे इस ग्रास ऊपर को कौन ऑर्गेनिज्म खाता है। जैसे बेटा इसको कोई इंसेक्ट खाता है, हम उस इंसेक्ट को अपने पैडी फील्ड्स में इंकॉर्पोरेट करेंगे। वो इंसेक्ट बेटा ग्रास ऊपर को खाएगा, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखेगा, और उस तरह से हमें इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये एक बायोलॉजिकल मींस है बेटा पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का। चलिए आगे। The invasiveness of prickly pear cactus in Australia। बेटा थोड़ा सा मुझे यहां पे बताना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये नीट में पूछा जाएगा prickly pear cactus के बारे में। आई होप कि शायद पूछा जाएगा। हमारे पास है prickly pear cactus। बेटा ये जो prickly pear cactus है, इसी का बेटा युशुन बदल बलाई के, इसी को बेटा आप ओपनशिया कहते हैं।
बेटा ये जो ओपनशिया है, बराबर समझ लीजिए मेरा पॉइंट, ये बेटा नेटिव है, यानी कि असल में ये कहां का प्लांट है? असल में ये प्लांट है अमेरिका का। और अमेरिका में ये जो प्रिकली पियर कैक्टस है, आप बूझो बराबर गोबरा ध्यान सान, ये जो प्रिकली पियर कैक्टस है, ओपनशिया है, ये असल में कहां का प्लांट है? ये असल में प्लांट है अमेरिका का। और अमेरिका में ये प्लांट की ग्रोथ बेटा बहुत ज्यादा नहीं होती, ये प्लांट उतना ज्यादा इसका फैलाव नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में इस प्रिकली पियर कैक्टस की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है एक मॉथ, जिसको हम कहते हैं कैक्टस फीडिंग मॉथ। कैसा मना? कैक्टस फीडिंग मॉथ। ये जो कैक्टस फीडिंग मॉथ है, अमेरिका में क्या करता है? यहां पे ये कैक्टस है, प्रिकली पियर कैक्टस, ये इन प्लांट्स के ऊपर ये कैक्टस फीडिंग मॉथ रहता है, तो इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है। लेकिन ये प्रिकली पियर कैक्टस को जब इंट्रोड्यूस कराया गया ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में जब इसको इंट्रोड्यूस कराया गया, ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस कराने के बाद बेटा इसने तूफान मचा दिया। इट क्रिएटेड हैवक और इट गॉट स्प्रेड टू मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ रेंजलैंड। ये बहुत ज्यादा फैल गया। अब आप कहेंगे सर ये अमेरिका में क्यों नहीं फैला? क्योंकि अमेरिका में इसकी पॉपुलेशन को बढ़ने से कौन रोकता है? कैक्टस फीडिंग मॉथ। लेकिन जब इसको कहां पे बेटा लाया गया? ऑस्ट्रेलिया में। इट बिकेम इन्वेसिव। इन्वेसिव हुआ, इसने वहां पे तूफान मचा दिया, ये बहुत ज्यादा फैल गया, इतना ज्यादा फैल गया, मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ रेंजलैंड इसने कवर किए। ऑस्ट्रेलिया, वहां पे इकोसिस्टम डिस्टर्ब होने लगा, तो वहां पे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि अब इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करें? तो उनको याद आया कि ये प्लांट बेसिकली अमेरिका का है। देखते हैं अमेरिका में इस पॉपुलेशन को कौन कंट्रोल करता है। इनको पता चला अमेरिका में प्रिकली पियर कैक्टस की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है मॉथ। तो इन्होंने इस मॉथ को लाया, ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस कराया इस मॉथ को। जब इस मॉथ को ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस कराया गया तो प्रिकली पियर कैक्टस की पॉपुलेशन एब्रप्टली बेटा डिक्रीज हुई। मतलब हम यहां पे पॉपुलेशन साइज डिक्रीज कर सकते हैं बाय इनकॉर्पोरेटिंग द नेचुरल प्रीडेटर। हमने प्रिकली पियर कैक्टस की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, किससे? मॉथ से। मॉथ यहां पे प्रीडेटर है, प्रिकली पियर कैक्टस यहां पे प्रे है, तो हम प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ द नेचुरल प्रीडेटर। तो यहां पे एक मॉथ है। चलिए, predators help in dash dash species diversity. Predators help in maintaining species diversity, ये मेंटेन कराते हैं। और बेटा बाय डैश डैश दे बाय डिक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सोटिक स्पीशीज, यानी कि जो वो स्पीशीज जो वहां से नहीं होती है, जिनको बाहर से लाया गया होता है, समटाइम्स बिकम इन्वेसिव, इनसे इन्वेसिव बन जाते हैं, जैसे प्रिकली पियर कैक्टस ऑस्ट्रेलिया में इन्वेसिव बना। एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ नेचुरल प्रीडेटर, क्योंकि बिकॉज ऑफ नेचुरल प्रीडेशन एबंडेंट इन्वेटेड लैंड डज नॉट हैव। हाँ बेटा, ये प्रिकली पियर कैक्टस ऑस्ट्रेलिया में इन्वेसिव क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे नेचुरल प्रीडेटर प्रेजेंट नहीं था, मॉथ प्रेजेंट नहीं था। चलिए, द प्रिकली पियर कैक्टस becomes unusually abundant after its introduction in Australia because does not have its natural predator। चलिए, ये इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन है कि प्रिकली पियर कैक्टस ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस कराया गया 1920s में, हैवक क्रिएट किया बाय स्प्रेडिंग टू द मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ रेंजलैंड। लेकिन अब सवाल है कि इसने मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स को स्प्रेड किया, क्यों किया? क्योंकि वहां पे इसका नेचुरल प्रीडेटर प्रेजेंट नहीं था। तो अगर वो लिखा है कि ये सही है ना बेटा, प्रिकली पियर कैक्टस इट बिकेम इन्वेसिव, सही है, लेकिन अब इन्वेसिव क्यों बना? क्योंकि वहां पे इसका नेचुरल प्रीडेटर प्रेजेंट नहीं है। अगर वो लिखा होगा तो असर्शन इसको एक्सप्लेन भी करेगा। व्हेन सर्टेन एक्सोटिक species are introduced in the geographical area, they become invasive and start spreading fast because the invaded land does not have their natural predator। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसको एक्सप्लेन भी करता है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। मोनोआक बटरफ्लाई पढ़ा होगा आपने कि ये मोनोआक बटरफ्लाई जो है कैटरपिलर स्टेज में, जब ये कैटरपिलर स्टेज में, लार्वल स्टेज में जब ये होती है, तब ये फीड करता है कैलोट्रॉप्स के ऊपर। कैलोट्रॉप्स के अंदर होते हैं कार्डियोग्लाइकोसाइड्स, वो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं मोनोआक बटरफ्लाई के अंदर। जब इस मोनोआक बटरफ्लाई को बेटा प्रीडेटर खाने आता है, तो ये प्रीडेटर के लिए बेटा डिसटेस्टफुल हो जाता है, उनको मजा नहीं आता है, ऊपर से वो बीमार पड़ जाते हैं। तो दैट्स व्हाई प्रीडेटर इस मोनोआक बटरफ्लाई को शावा बेटा इसको खाने से वो परहेज करते हैं। तो इस तरह से इसने अपने आप को प्रीडेशन से बचाया है। तो मोनोआक बटरफ्लाई आर हाईली डिस्टेस्टफुल टू द प्रीडेटर बिकॉज ड्यू टू द स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन देयर बॉडी। Which of the following is not an example of defense used by plant? बेटा प्लांट हर्बीवोरी से बचाने के लिए आनस कूलाक्ष
अमिच खेनीवान हर्बिवोर्स, ये अपने आप को हर्बिवोरी से बचाने के लिए क्या करेगा, कंड बनाए, थॉर्न्स बनाएगा। हाँ, बनाएगा कि नहीं, और बनाएगा कि नहीं, कैफीन अपने अंदर बनाएगा, निकोटीन बनाएगा, सिट्रुचीन बनाएगा, क्विनीन बनाएगा, ताकि जो एनिमल इनको खाएगा कैफीन की वजह से उसको डिजीनेस हो जाएगी। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म है, प्रोडक्शन ऑफ कैफीन एक डिफेंस मैकेनिज्म है हर्बिवोरी से अपने आप को बचाने से। मोर प्रोडक्शन ऑफ नॉन वुडी टिश्यू, नहीं, अगर नॉन वुडी टिश्यू ज्यादा बनेगा, यानी कि हर्बेशियस टिश्यू ज्यादा बनेगा, तो फिर हर्बिवोर्स दौड़ 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 के आएंगे, मजा आएगा उनको नरम नरम खाने में, तो ये गलत है। तो उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ हियर्स, हाँ बेटा, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स जो मेटामॉर्फोसिस यानी कि ऑर्गन फॉर्मेशन को रोकते हैं। चलिए, कैलोट्रॉप्स डज नॉट अलो काउज एंड गोट्स टू ब्राउज अराउंड बाय प्रोड्यूसिंग, कैलोट्रॉप्स कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस करता है, अभी मैंने आपको कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी इंसेक्ट्स और फाइटोफैगस, बेटा फाइटोफैगस हुआ वो इंसेक्ट्स बेटा जो प्लांट के सैप के ऊपर बेटा सर्वाइव करते हैं, जो प्लांट का सैप बेटा सक करते हैं, एंड 25% मोर देन 25 अराउंड 25% ऑफ द इंसेक्ट्स आर फाइटोफैगस। चलिए, which of the following statements is wrong? In the rocky intertidal communities of American Pacific coast, the starfish pisaster is an important predator. बेटा हमारे पास ये एक एक्सपेरिमेंट था, हमारे पास अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट है, वहां पे स्टारफिश पिसास्टर रहती है। ध्यान से देखिए, which was अक समंदर, और बेटा ये कोस्ट है, समंदर का कोस्ट है, बुठस चमुक। लेकिन ये क्या है बेटा, ये है रॉकी इंटरटाइडल रीजन, रॉकी रीजन है, लिखा होगा कहीं पे, चलिए ठीक है। और इस रीजन में बेटा रहता है एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है पिसास्टर। ये पिसास्टर क्या है बेटा, ये पिसास्टर है स्टारफिश। जरा देख लीजिए, इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, ये जो अमेरिकन पैसिफिक ओशन जो है उसी का ये कोस्ट है, और इसी कोस्ट के पास में रहते हैं पिसास्टर, ये एक स्टारफिश है, ये सही है। और इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, इन ए फील्ड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑल द स्टारफिश, ध्यान से देखिए, ये है रॉकी इंटरटाइडल रीजन ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, यहां पे रहता है पिसास्टर स्टारफिश, और स्टारफिश के अलावा यहां पे रहते हैं बहुत सारे बेटा स्पीशीज ऑफ इनवर्टेब्रेट्स, बहुत सारे स्पीशीज ऑफ इनवर्टेब्रेट्स रहते हैं। तो समझ, ये सारे जो मैंने लिखे 1 2 3 4 5 6 7 15 तक, ये इनवर्टेब्रेट्स के स्पीशीज है। तो याद रखिए, अमेरिकन पैसिफिक ओशन के कोस्ट की ओर एक ऑर्गेनिज्म रहता है स्टारफिश, जिसका नाम पिसास्टर है, इसके अलावा वहां पे रहते हैं बहुत सारे इनवर्टेब्रेट्स की स्पीशीज। तो यहां पे क्या किया गया, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान स्टारफिश को रिमूव किया गया, और देखा गया कि जब स्टारफिश को रिमूव किया जाता है, इन इनवर्टेब्रेट्स की स्पीशीज में से मोर देन 10 स्पीशीज बिकेम एक्सटिंक्ट। ये ना वारियर स्पीशीज तमस गई, दाग खत्म हुई। हमने पिसास्टर को निकाला, पिसास्टर के निकालने से इनमें से 10 स्पीशीज ऑलमोस्ट खत्म हुई। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो पिसास्टर था, ये जो स्टारफिश है, ये क्या करता था, ये इनको खाता था, इन सारे इनवर्टेब्रेट्स को खाता था, इनको खाता था, तो इनकी पॉपुलेशन का साइज ये मेंटेन करता था। तो पिसास्टर इन सब की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना था, जब कंट्रोल में रखता था तो इनके बीच में कंपटीशन कम होता था। लेकिन जब हमने पिसास्टर को रिमूव किया, इन सब की पॉपुलेशन बढ़ी, जब सबकी पॉपुलेशन बढ़ी, इन्होंने कंपीट किया, कंपटीशन किया एक दूसरे के साथ। जब इन्होंने एक दूसरे के साथ कंपटीशन किया, जिसका आर वैल्यू कम होगा वो खत्म हो गए, वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो कितने एक्सटिंक्ट हुए? अराउंड 10 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ इनवर्टेब्रेट्स बिकेम एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। ये वो करना, अलग अलग स्पीशीज उन्होंने एक दूसरे के साथ कंपीट किया, एक दूसरे के साथ कंपीट किया, तो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन हुआ, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन हुआ, तो 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टेब्रेट्स बिकम एक्सटिंक्ट। अगर यहां पे होता इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, फिर ये स्टेटमेंट सही था, क्योंकि लिखा है इन अ फील्ड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑल द स्टारफिशेस वर रिमूव्ड फ्रॉम द एनक्लोज्ड इंटरटाइडल एरिया, मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टेब्रेट्स बिकम एक्सटिंक्ट विद इन अ ईयर बिकॉज ऑफ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। यहां पे लिखा इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन, तो इसी छोटी सी मिस्टेक के लिए बेटा ये गलत हो जाएगा। इफ ए प्रीडेटर इज टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट इट्स प्रे, मैंने अभी आपको कहा अगर प्रीडेटर ज्यादा एफिशिएंट होगा, अगर वो प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट करेगा, प्रे खत्म होगा, कुछ टाइम के बाद प्रीडेटर भी खत्म हो जाएगा। चलिए, इन प्रीडिएशन द प्रीडेटर मस्ट बी प्रूडेंट, मैंने अभी आपको बताया। नियरली 25% ऑफ ऑल द इंसेक्ट्स आर फाइटोफैगस, ये भी बेटा मैंने अभी आपको बताया। प्रीडिएशन हैज मोर सीवियर इंपैक्ट ऑन एनिमल्स देन प्लांट्स, गलत है बेटा, प्रीडिएशन का ज्यादा इंपैक्ट प्लांट्स पे है, प्रीडिएशन का ज्यादा इंपैक्ट प्लांट्स पे है देन ऑन एनिमल्स। आप कहेंगे क्यों? ये हमारे पास एक प्लांट है,
इस प्लांट को बेटा एक डियर खाने आएगा, तो प्रीडिएशन है। इस डियर को खाएगा एक लॉइन। तो मुझे बताइए, जब लॉइन इस डियर को खाने आएगा, क्या लॉइन बाहें फैला के इस लॉइन का वेट करेगी? नहीं बेटा, ये लॉइन, ये डियर अपने आप को बचाने के लिए भाग जाएगी। तो प्रीडिएशन से बचने के लिए डियर भाग जाएगी। लेकिन ये डियर जब प्लांट को खाएगा तो वो भी प्रीडिएशन है, लेकिन क्या ये प्लांट भाग सकता है? नहीं भाग सकता है। तो प्रीडिएशन से सबसे ज्यादा नुकसान प्लांट्स को है, क्योंकि वो अपनी जगह से हिल नहीं पाएंगे, वो भाग नहीं सकते हैं। बेटा एनिमल्स को उतना ज्यादा नुकसान नहीं है। लॉइन डियर को खाने आएगा, डियर अपने आप को बचाने के लिए कहीं भी भाग जाएगा। तो इस तरह से बेटा यहां पे एडवर्स इफेक्ट है, यहां पे उतना एडवर्स इम्पैक्ट नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। चलिए पाछुती पाने उछान क्या। Which of the following statements is not a defense mechanism employed by the predator population? बेटा since prey predator को खाता है, yes? ना, predator prey को खाता है। अब prey अपने आप में मॉडिफिकेशन करेगा ताकि वो प्रीडेटर से बच सके। तो कौन सी मॉडिफिकेशन करेगा? देखिए, सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स आर क्रिप्टिकली कलर्ड। बहुत सारे इंसेक्ट्स और बहुत सारे फ्रॉग्स क्रिप्टिकली कलर्ड होते हैं, यानी कि कैमोफ्लेज करते हैं। जैसे ग्रास ऊपर ग्रास ऊपर की बॉडी का कलर कैसा होता है? ग्रीन। क्यों? ताकि वो ग्रास के साथ मर्ज हो जाए और प्रीडेटर को नजर ना आए। तो सही है। द monarch butterfly, जो मैंने अभी आपको कहा, becomes distasteful to its predator because of the special chemical present in its body which it acquired during the mature stage। नहीं बेटा, यहां तक ठीक था, लेकिन which it acquired during its caterpillar stage मैंने आपको समझाया, तो ये गलत है। तो फॉर्मेशन ऑफ थॉर्न्स इन प्लांट्स लाइक अकेशिया कैक्टस इज द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस। हाँ बेटा, अकेशिया है, किकरकुलस जैसा किकरकुलस या कैक्टस जो आपने देखा होगा, ये थॉर्न्स बनाते हैं बेटा, जिनकी वजह से ये हर्बिवोर से बच पाते हैं। मनी प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल्स दैट मेक द हर्बिवोर सिक। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जिनसे हर्बिवोर सिक हो जाते हैं, जैसे कैलोट्रॉप्स बनाता है। इनहिबिट्स फीडिंग और डाइजेशन, डिस्टर्ब्स इट्स रिप्रोडक्शन और इवन किल्स। हाँ बेटा, बहुत सारे प्लांट्स अपने अंदर ऐसे केमिकल्स बनाते हैं, जैसे कैलोट्रॉप्स बनाता है कॉर्डिक ग्लाइकोसाइड्स, उसकी वजह से एनिमल बीमार पड़ जाते हैं या फिर मर जाते हैं। Callotrops growing in the abandoned fields produces highly poisonous cardiac glycosides so as to get avoided by the predator, ताकि ये predator से बच सके। चलिए बेटा, formation of various chemicals like nicotine, caffeine, quinone, citrullin and opium by animals as defenses against grazers and herbivores। बेटा ये सही है, formation of various chemicals like nicotine, caffeine, quinone, citrullin, opium by animals नहीं बेटा, by plants। ये प्लांट बनाते हैं अपने अंदर, प्लांट ये सारे केमिकल अपने अंदर बनाते हैं ताकि प्रीडिएशन से बच सके। तो ये बेटा यहां पे ये वाला स्टेटमेंट बेटा गलत होगा। आप देख लीजिए इसमें खुद से। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। Darwin postulated, incorrect statement चूज करना है। Darwin postulated that interspecific competition is a potent force for organic evolution। जब दो स्पीशीज एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगे, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, फिर ये दोनों इवॉल्व करेंगे। इनमें से जिनका आर वैल्यू ज्यादा होगा, जिनकी डार्विनियन फिटनेस ज्यादा होगी, वो सर्वे करेगी, बेटर तरीके से इवॉल्व करेगी, आगे बढ़ेगी। चलिए सही है। कंपेटिशन ओनली ऑकर्स बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, गलत है बेटा। कंपेटिशन हमेशा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में नहीं होता है बेटा। एक बर्ड के साथ कंपीट करेगा, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल है, फ्लेमेंगोस की एक एग्जांपल है, मैं अभी आगे जाके आपको बताऊंगा। बेटा कंपीट कर सकता है एक बर्ड एक फिश के साथ, तो जरूरी नहीं है कि कंपटीशन दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में होगा। एक बर्ड के साथ कंपीट करेगा, सही है। डॉग कैट के साथ कंपीट करेगा, सही है। लेकिन बेटा क्लोजली रिलेटेड होना हमेशा जरूरी नहीं है, क्योंकि फ्लेमेंगोस बेटा आपको आगे जाके पता चलेगा, बर्ड्स बेटा फिशेस के साथ कंपीट करते हैं, तो वो भी बेटा एक कंपटीशन है। तो क्लोजली रिलेटेड होना जरूरी नहीं है, लेकिन सही है, ज्यादातर कंपटीशन तब होगा जब स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड होंगे। यहां पे लिखा है ओनली ऑकर्स, गलत है, क्योंकि कंपटीशन कैन ऑकर बिटवीन unrelated species as well। For competition to occur, organisms should definitely feed on same limited resources। नहीं बेटा, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, अगर बेटा यहां पे एक एरिया है, इस एरिया में ए और बी रहते हैं, दो अलग अलग स्पीशीज रहते हैं, इनका खाना सेम है, ये दोनों बेटा फॉर एग्जांपल ज़ूप्लैंक्टॉन्स को खाते हैं, तो ज़ूप्लैंक्टॉन्स का नंबर कम है, तो ज़ूप्लैंक्टॉन्स का नंबर जब कम है तो ये दो एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगे। जब ये कंपीट करेगा, जो स्ट्रांग होगा सर्वाइव करेगा, जो वीक होगा बेटा वो खत्म हो जाएगा। तो कंपटीशन यहां पे होगा, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन हुआ, किसके लिए? लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। लेकिन बेटा रिसोर्सेज का लिमिटेड होना हमेशा जरूरी गई। इंटरफेरेंस कंपटीशन, ना जुनाबिली रैबिट ग्रास खाता है, आनस गोट
फजूल में आएगी, उसको डिस्टर्ब करेगी। अरे खाना बहुत ज्यादा है, लेकिन गोट ने रैबिट के फीडिंग एफिशिएंसी के साथ इंटरफेयर किया। आज चुनन इंटरफेरेंस कंपटीशन। तो कंपटीशन में रिसोर्सेज का लिमिटेड होना जरूरी तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कंपटीशन तभी होगा जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे। कभी कभी कंपटीशन तब भी हो सकता है रिसोर्सेज बढ़ित, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन तब भी कंपटीशन होगा। उसको इंटरफेरेंस कंपटीशन कहते हैं। चुनस मज आदत कंस दखल दिनुक तम च डिस्टर्बेंस करित। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिखित इन इंटरफ्रेंस कंपटीशन द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज माइट बी रिड्यूस्ड। जैसे टॉर्टाइस घास खाता है, गोट भी ग्रास खाती है। बेटा रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, ग्रास बहुत ज्यादा है, लेकिन गोट टॉर्टाइस को खाने नहीं देगा, डिस्टर्ब उसको करेगा, इंटरफ्रेंस कंपटीशन कहलाता है। तो गोट की फीडिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तब जिनाबिली फाइनली एक्सटिंक्ट। इन इंटरफ्रेंस कंपटीशन द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरफेरिंग एंड इनहिबिटरी presence of other species even if the resources are abundant, जो मैंने अभी आपको समझाया। चलिए, competition can best be defined as a process in which the fitness of one species is significantly lower in presence of other species। बेटा दो ऑर्गेनिज्म हमारे पास है, ए और बी। बेटा अगर ये दो ऑर्गेनिज्म हमारे पास है, बेटा दोनों में फिटनेस होगी, इसकी डार्विनियन फिटनेस अलग होगी, इसकी डार्विनियन फिटनेस अलग होगी, और जो फिट ज्यादा होगा वो सर्वाइव करेगा, जो फिट कम होगा सर्वाइव नहीं करेगा। बेटा ये जो ए है इसकी फिटनेस कम है, इसकी फिटनेस ज्यादा है, लेकिन जब ये कंपीट करेंगे नालायकों, मैंने कहा है कंपटीशन में दोनों को नुकसान है। जब आप एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगे, इसको भी नुकसान है, इसको भी नुकसान है। इसका आर वैल्यू कम है तो ये ज्यादा नुकसान में जाएगा, इसका आर वैल्यू ज्यादा है ये कम नुकसान में जाएगा, इसको नुकसान ज्यादा, इसको नुकसान कम। फाइनली ये खत्म हो जाएगा और ये सर्वाइव करेगा। चल ठीक पाकान क्या सा कोई रोश हो गया। चलिए चलिए ठीक है। हाँ, ड्यूरिंग कंपटीशन ये मैंने कहा तो स्पीशीज लोअर आर वैल्यू, जिसका आर वैल्यू कम होगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा, जिसका आर वैल्यू ज्यादा होगा बेटा वो सर्वाइव करेगा। लेकिन ये भी याद रखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि जब कंपटीशन होगा जिसका आर वैल्यू कम है वो एक्सक्लूड होगा। ये गॉस ने कहा था। गॉस ने कहा जब दो ऑर्गेनिजम्स कंपीट करेंगे जिसका आर वैल्यू कम होगा वो खत्म हो जाएगा। लेकिन एक साइंटिस्ट था मैक ऑर्थर। मैक ऑर्थर ने काम किया वार्बलर्स पे, बर्ड्स पे, 5 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स पे। उसने कहा कि ध्यान से देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसने कहा अगर हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स है, अगर ये कंपीट करते हैं, जब ये कंपीट करेंगे इसको खत्म होने का खतरा है, लेकिन खत्म कोई होना नहीं चाहेगा, तो ये क्या करेगा, ये कहेगा कि मुझे इसके साथ कंपटीशन करना ही नहीं है। ये खाता है फ्रूट, ये भी खाता था फ्रूट, कंपटीशन फ्रूट के लिए होता था, ये खत्म होने को तैयार है। ये कहेगा मैं फ्रूट नहीं खाऊंगा, फ्रूट इसको खाने दो, ये स्ट्रांग है, मैं सीड खाऊंगा, मैं सीड पे गुजारा करूंगा। रिसोर्स पार्टीशनिंग हुआ, ये भी सर्वाइव करेगा, ये भी सर्वाइव करेगा। अगर ये हर धर्म रोज है, ये देखिए बचके हम फ्रूट, तब जाके ये इसको एक्सटिंक्ट होना था, इसको खत्म होना था। तो याद रखिए कंपटीशन में जो वीक होगा जरूरी नहीं है कि वो एक्सक्लूड हो जाएगा। ये गॉस ने कहा था कि कंपटीशन में एक्सक्लूजन होगा, लेकिन वार्बलर्स पे काम करके मैक ऑर्थर ने कहा कि कंपटीशन में जरूरी नहीं है कि बेटा एक्सटिंक्शन होगी, कंपटीशन में कोई एग्जिस्टेंस हो सकती है। ये कर्म इसने कहा कि हमें फ्रूट पे कंपटीशन है, मैं फ्रूट खाऊंगा ही नहीं, मैं सीड खाऊंगा। रिसोर्स पार्टीशनिंग हुआ बेटा, डिफरेंट फोरेजिंग पैटर्न ये इख्तियार करेंगे तो को एग्जिस्ट करेंगे, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। चलिए, हर्बिवोर्स एंड प्लांट्स अपियर टू बी मोर एडवर्सली। हाँ, कंपटीशन का सबसे ज्यादा नुकसान हर्बिवोर्स को है और प्लांट्स को है। पर जल्दी फटाफट, डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। गॉस ने जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया उसके लिए गलत क्या है। एबिंगडॉन टॉर्टाइस गैलापागोस आइलैंड में रहता था। डार्विन ने क्या किया, डार्विन ने वहां पे गोट्स को इंट्रोड्यूस कराया। ये सब दाम करीत विचार थे रोजान। डार्विन ने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान वहां पे गोट्स को इंट्रोड्यूस कराया। गोट्स की ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज्यादा है टॉर्टाइस से, तो सारी बूज में टॉर्टाइस सुस्त। जब गोट्स की ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज्यादा है, उन्होंने बेटा वहां पे कंपटीशन में गैलापागोस आइलैंड से एबिंगडॉन टॉर्टाइस को खत्म ही कर दिया, तो सही है। कॉनेल्स एलिगेंट एक्सपेरिमेंट शोड दैट ऑन रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। हाँ बेटा, कॉनेल ने एक बड़ा जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किया। कहां पे एक्सपेरिमेंट किया, रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। उसने कहा कि वहां पे एक बार्नेकल रहता है जिसका नाम है बार्नेकल बैलेनस, और इसने कहा वहां पे एक और बार्नेकल रहता है जिसका नाम है बार्नेकल शेथेमेलस। इसने कहा बेटा ये जो बार्नेकल बैलेनस है इसका आर वैल्यू ज्यादा है, और ये जो ये है इसका आर वैल्यू कम है। जब ये कंपीट करते हैं शेथेमेलस एक्सक्लूड हो जाएगा, मतलब ये फेवर करता है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन को। मैक ऑर्थर शोड दैट
Go thus go. Colonel Ellinger experiment showed that rocky sea coast of Scotland, the larger and competitively superior barnacle balanus dominates the intertidal areas and excludes the smaller barnacle Chaetamellus from the zone. ठीक है बेटा. MacArthur showed that 5 closely related species of warblers living on the same tree. हम ये मैंने अभी आपको कहा, वार्बलर ने कहा कोएग्जिस्टेंस होगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. गॉस के जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसका स्टेटमेंट क्या है? उसका स्टेटमेंट ये है कि दो स्पीशीज अनलिमिटेड टाइम के लिए, बहुत टाइम के लिए को एग्जिस्ट नहीं करते हैं. जब दो स्पीशीज जो क्लोज रिलेटेड होंगे, जब एक साथ बहुत टाइम तक रहेंगे, तो एक को एक्सक्लूड होना पड़ेगा. चलिए पकान ब्रो. Cornell silicate experiment was based on barnacles. Pakan, which of the following is not a means to avoid competition? Resource partitioning से competition कम होगा, different foraging patterns से कम होगा, ये different times of feeding से कम होगा, लेकिन feeding on the same limited resources से तो ज्यादा होगा. तो ये वाला इसका जवाब आएगा पकान तिगुबर. Which of the following is true for competitive release? Competitive release क्या होगा? Which competitive release क्या होगा? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. तो ध्यान, यहां पे क्या है? यहां पे एक ऑर्गेनिज्म है, इसका आर वैल्यू बहुत ज्यादा है. यहां पे दूसरा ऑर्गेनिज्म है, इसका आर वैल्यू कम है. क्या ये कंपीट करेंगे? ध्यान से जो, जब ये कंपीट करेंगे, इसका आर वैल्यू कम है, तो इसको खत्म होने का खतरा है, तो इसकी पॉपुलेशन साइज कम हो जाएगी. लेकिन बेटा अगर हम इसको निकाल देंगे, जो स्ट्रांग था, अब ये बहुत ज्यादा अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएगा. कॉम्पिटिटिव रिलीज, यानी कि इन एब्सेंस ऑफ द कंपटीशन हमने स्ट्रांग कॉम्पिटिटर को निकाल दिया, जो वीक वाला होगा वो बेटा अपनी पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करेगा. चलिए, एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एब्सेंस ऑफ इट्स कंपटीटर, बाकी की पर तो ये करिए. यू गो मैकआर्थर. In general, which of the following appears to be more adversely affected by competition, herbivores and plants? Parasitism has evolved in so many taxonomic groups from plants to higher invertebrates. ये एक ही स्टेटमेंट में आपको बताऊंगा. बेटा ये जो पैरासिटिज्म है, ये बेटा आप अदरवाइज नहीं लेंगे, ये बस आपको समझाने के लिए है. बेटा हमारे घर में मेहमान आता है, जो मेहमान होता है उसको फायदे ही फायदे हैं. उसको खाना भी मिलता है, उसको रहने की जगह भी मिलती है. जो होस्ट होता है उसको नुकसान होता है. तो ये पैरासिटिज्म की एक सिंपल सी एग्जांपल है. पैरासिटिज्म में जो पैरासाइट होता है उसको फ्री में खाना मिलता है, फ्री में बोर्डिंग मिलती है, लॉजिंग और रिसोर्सेज फूड उसको फ्री में मिलता है. तो कौन ऐसा नहीं करना चाहेगा? अगर तो विन वन हो, आपको पूरी जिंदगी भर मुफ्त का खाना मिलेगा, मुफ्त की जगह मिलेगी रहने की, आप अभी किताबें बंद करके पढ़ना छोड़ देंगे. क्योंकि हर कोई ऑर्गेनिज्म की टेंडेंसी है कि उसको खाना मिलना चाहिए, उसको स्पेस मिलनी चाहिए. तो पैरासिटिज्म में ऐसा ही होता है कि यहां पे पैरासिटिज्म में मुफ्त का खाना मिलता है और स्पेस फ्री में मिलती है. तो कौन नहीं ऐसा करना चाहेगा? हर कोई ऐसा करना चाहेगा. प्लांट्स भी ऐसा करना चाहते हैं, हायर वर्टेब्रेट्स भी करना चाहते हैं, हर कोई ऐसा करना चाहता है. कस्कूटा प्लांट की एग्जांपल तो आप सबको पता है. कस्कूटा एक टाइम पे एक बड़ा सा जबरदस्त वाला प्लांट था, उसको अपने लीव से वो फोटोसिंथेसिस करता था. तमिज को शाखना हजमुक उसका फोटोसिंथेसिस, उसने क्या किया? वो पैरासाइट बना, अपने लीव्स खो दिए. अब वो खुद से फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाता है. कहा था वो समझ. तो ये भी सही, ये उसको एक्सप्लेन करता है. तो ऑप्शन नंबर 1. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. बेटा पैरासिटिज्म हैज इवॉल्व्ड टू बी होस्ट स्पेसिफिक. हाँ, बहुत सारे पैरासाइट्स होस्ट स्पेसिफिक है, आपको पता होना चाहिए. एज इन सच ए वे दैट बोथ होस्ट एंड द पैरासाइट टेंड टू को इवॉल्व. अगर होस्ट इवॉल्व करेगा तो पैरासाइट को भी इवॉल्व करना पड़ेगा. इफ द होस्ट इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म फॉर रिजेक्टिंग. हाँ, अब अगर होस्ट करेगा ऐसा कि वो ऐसी एडेप्टेशन करेगा खुद में ताकि पैरासाइट को अवॉइड करे, लेकिन पैरासाइट खुद में वैसी एडेप्टेशन करता है कि वो होस्ट को फिर से कैप्चर करे और उसके ऊपर सर्वाइव कर पाए. इन द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट से जनरली सिंपल नहीं. इनका लाइफ साइकिल बेटा ये आपने पढ़ा होगा, ज़ूलॉजी में आप पैरासिटिज्म के बारे में बड़ा पढ़ते हैं. द लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट से जनरली कॉम्प्लेक्स और बेटा इन्वॉल्विंग 1 or 2 इंटरमीडिएट होस्ट. बेटा ये सही है. ह्यूमन लिवर फ्लूक ए ट्रेमेटोड पैरासाइट डिपेंड्स ऑन ओनली 1 इंटरमीडिएट होस्ट. नहीं बेटा, ये 2 इंटरमीडिएट होस्ट पे डिपेंड करता है. एक स्नेल है, दूसरा फिश है. ये ज़ूलॉजी में पढ़ा, ज्यादा बनना मुतलिक किया. मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट्स हार्म द होस्ट. ज्यादातर पैरासाइट्स होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं. दे में रिड्यूस द सर्वाइवल. हाँ, ये होस्ट के जिंदा रहने पे बेटा थ्रेट क्रिएट करते हैं, उनकी ग्रोथ को कम करते हैं, रिप्रोडक्शन को कम करते हैं और इंक्रीज पॉपुलेशन. नहीं, जब वो उनकी ग्रोथ को कम करेंगे तो उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करेंगे. यहां पे लिखा है इंक्रीज देयर पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये गलत है. पैरासाइट्स माइट रेंडर द होस्ट मोर वल्नरेबल. मैं तो एक चीज, हमारे पास डियर है, हिरन है.
ये इसके ऊपर पैरासाइट्स रहने लगे। जब पैरासाइट्स आएंगे इसको डिजीज होगी, जब इसको डिजीज होगी इसको लाइन खाने आएगा, अभी दौड़ भी नहीं सकती है, अभी भाग भी नहीं सकती है, तो लाइन इसको आराम से कैप्चर करके खाएगा। तो पैरासिटिज्म से जो ऑर्गेनिज्म होगा, जो प्रे होगा, उसको फिर बेटा ज्यादा खतरा रहता है प्रीडिएशन से। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। बस कम गोबर। इन अकॉर्डेंस विद देयर लाइफ साइकिल पैरासाइट्स कैन इवॉल्व फॉलोइंग एडेप्टेशंस एक्सेप्ट। बेटा जो पैरासाइट्स है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं या उसके ऊपर रहते हैं, तो जब ये ऐसा करते हैं तो ये अपने बहुत सारे ऑर्गन्स को खो देते हैं क्योंकि उनको उनकी जरूरत नहीं होती है। जैसे सेंसरी ऑर्गन्स खो देते हैं, लेकिन एडहेसिव ऑर्गन्स बनाते हैं ताकि होस्ट के ऊपर बेटा ये कैप रह सके। डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा ये बेटा लूज करते हैं क्योंकि अब ये बेटा डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करते हैं। प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर, सिंपल इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, ब्रूड पैरासिटिज्म एंड बेटा कैस्कूटा। एक्टोपैरासाइट लाइस ऑन ह्यूमंस है, सही है। एंडोपैरासाइट टिक्स ऑन डॉग्स, गलत है, नहीं बेटा, मैं आगे जाके कोपॉड्स की बात करूंगा तो ये गलत है ये वाला। ब्रूड पैरासिटिज्म है, ब्रीडिंग के लिए पैरासिटिज्म है। ये जो कोयल है ये अपने एग्स ले करता है क्रो के नेस्ट में, तो बेटा ये एक सही है, ये भी सही है। और कस्कूटा हेज प्लांट के ऊपर एक टोटल पैरासाइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट्स और मोर कॉम्प्लेक्स। हाँ, एक पैरासाइट जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है, अंदर रहता है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। इन एंडोपैरासाइट्स द मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स आर जनरली सिंपलीफाइड एंड while emphasizing their reproductive potential। बेटा सही है। नंबर नेक्स्ट बेटा, फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड एज पैरासाइट ऑल्दो बेटा ये इसको हमारा ब्लड चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, बेटा ये भी सही है। और बेटा ब्रीडिंग सीजन ऑफ कोयल एंड क्रो स्पॉन्स फ्रॉम ऑटम टू विंटर। बेटा नहीं, कोयल एंड क्रो इनका ब्रीडिंग सीजन सेम है, लेकिन इनका ब्रीडिंग सीजन इट स्पैन्स फ्रॉम स्प्रिंग टू समर। ये लिखित गोबर ऑटम टू विंटर। बेटा ये वाला स्टेटमेंट गलत है, याद जो गलत है तो याद पैक्यू गोबर ब्रो। चलिए, इन कॉमेंसलिज्म बेटा आपको पता है कॉमेंसलिज्म में प्लस जीरो इंटरेक्शन, एक को फायदा दूसरे को ना फायदा ना नुकसान। वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड, सही है। कैटल, एग्रेट, बर्ड एंड कैटल ये भी सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता। दोनों स्टेटमेंट्स बेटा सही है। चलिए, Which one of the following is a mismatching pair of organisms and the kind of association? बेटा bird eating seed, बेटा bird एक सीड को खाता है, कितना मछूते लिखित स्पैरो, तो ऐसे सुई होती याद, बर्ड ऐसे याद के स्पैरो सीड को खाता है, ये प्रेडिएशन है, सही है। एल्गी एंड फंजे बेटा लाइकन्स दिखाते हैं, सही है। ऑर्किड्स ग्रोइंग ऑन अ मैंगो ब्रांच ये बेटा पैरासिटिज्म नहीं है। टिक्स ऑन डॉग्स बेटा ये पैरासिटिज्म है। चलिए, ये जो कॉमेंसलिज्म इसमें तो एम ब्रो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कॉमेंसलिज्म। बेटा कॉमेंसलिज्म की एग्जांपल कौन नहीं है? बेटा एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपिफाइट ऑन मैंगो ब्रांच ये कॉमेंसलिज्म है क्योंकि मैंगो ट्री को फायदा है। और बेटा जो हेज प्लांट है उसको कोई नुकसान नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मनी मैरीन फिशेस इन्वेस्ट इन्फेस्टेड विद कोपॉड्स, बेटा ये एंडोपैरासिटिज्म है। जो एंडोपैरासिटिज्म, बार्नेकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द वेल ये कॉमेंसलिज्म है। कस्कूटा ये एक टोटल पैरासाइट है हेज प्लांट के ऊपर, तो बिल्कुल ये पैरासिटिज्म है। तो ये कहां का कॉमेंसलिज्म हुआ? कैटल, एग्रेट एंड कैटल बेटा ये आपको पता होगा ये कॉमेंसलिज्म है। सी एनेमोन एंड ये भी बेटा है। ह्यूमन लिवर फ्लूक एंड स्नेल बेटा ये पैरासिटिज्म है, ये कॉमेंसलिज्म नहीं है। चलिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। Which was Cooper? Lichens represent a loose mutualistic relationship. Oh, नहीं 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 नहीं, it represents an intimate relationship है बेटा। यहां पे जो हमारे पास लाइकन होते हैं, लाइकन्स इज एन एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजी। लेकिन बेटा जब आप किसी जगह लाइकन देखते हैं, आपके लिए ये बता पाना मुश्किल होता है कि ये एक ऑर्गेनिज्म है या दो ऑर्गेनिज्म का एमलगम। और बात समझ आ रही है? लाइकन, एल्गी और फंजे में इतनी इंटीमेट एसोसिएशन है कि हम एल्गी और फंजे को डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं। ये चलिए कि लूज रिलेशनशिप नहीं बेटा, ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, लेकिन इंटीमेट रिलेशनशिप है, क्लोज रिलेशनशिप है। माइकोराइजिया एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, सही है बेटा। ये होते पता गोबर सारनी। प्लांट्स नीड द हेल्प ऑफ एनिमल्स फॉर पॉलिनेटिंग देयर फ्लावर्स, हाँ बेटा। एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, बेटा प्लांट्स की पॉलिनेशन में एनिमल्स हेल्प करते हैं, सीड डिस्पर्सल में एनिमल्स हेल्प करते हैं। एनिमल वापस में, प्लांट वापस में एनिमल को क्या देता है? प्लांट उनको फीड करता है, नेक्टर देता है,
समझा ईमान? पोलन ग्रेन्स देता है, एग लेइंग स्पेस प्रोवाइड करता है जिसको हम ओविपोजिशन कहते हैं, वो भी प्रोवाइड करता है इन रिटर्न फॉर पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सर एनिमल्स आर अवॉर्डेड ऑफर्ड रिवॉर्ड्स और फीस इन द फॉर्म ऑफ पोलन एंड नेक्टर एंड जूसी न्यूट्रिशियस फ्रूट। सही है बेटा। ड्यूरिंग कोइवोल्यूशन के दौरान अगर प्लांट इवॉल्व करेगा, पॉलिनेटर भी इवॉल्व करता है, अगर पॉलिनेटर इवॉल्व करेगा तो प्लांट भी खुद को इवॉल्व करता है। चलिए, ऑर्किड्स शो अ bewildering डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न। ये जो ऑर्किड्स है ये बायोमिमिक्री दिखाते हैं। ऑर्किड्स के जो फ्लावर है बेटा, इनकी शेप किसी न किसी एनिमल या इंसेक्ट के साथ मिलती है। आपने डॉग फ्लावर के बारे में सुना होगा। तो ये जो ऑर्किड्स है बेटा, ये बायोमिमिक्री दिखाते हैं। इनका जो शेप है, इनकी जो शक्ल है फ्लावर्स की, ये एनिमल्स के साथ रिजेंबल करती है। तो इनकी और बाकी एनिमल्स अट्रैक्ट हो जाते हैं और इनकी पॉलिनेशन हो जाती है। तो ये बेटा सही है। और याद रखिए, ऑर्किड्स को ज्यादातर बीज और बम्बल बीज पॉलिनेट करते हैं। Which of the following does not hold true for fig and wasp? बेटा फिग और वैस्प के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ये फिग प्लांट को ये वैस्प पॉलिनेट करेगा और ये फिग प्लांट को वैस्प पॉलिनेट करेगा, और वैस्प को बेटा ये फिग इन टर्न ओविपोजिशन यानी कि एग लेइंग स्पेस प्रोवाइड करेगा और इसको नेक्टर फीड कराने के लिए देगा। काचो समझवान, इन मनी स्पीसीज ऑफ फिग ट्रीज देयर इज अ टाइट 1-to-1। हां बेटा, ये 1-to-1 इंटरेक्शन इनके बीच में है, ये सही है। ए गिवन फिग स्पीशीज कैन बी पॉलिनेटेड बाय इट्स पार्टनर वैस्प। हां, हर एक फिग स्पीशीज को अपना वैस्प ही पॉलिनेट कर सकता है। द मेल वैस्प यूजेस द फ्रूट नॉट ओनली फॉर ओविपोजिशन। बेटा यार, ओविपोजिशन हुआ एग लेइंग, अब मेल का राइट होल, मेल कहां एग्स ले करेगा? यहां पे बेटा होना चाहिए फीमेल। द फीमेल वैस्प यूजेस द फ्रूट नॉट ओनली फॉर ओविपोजिशन। ओविपोजिशन को ये बेटा हमारे पास फिग का फ्रूट है, ये फीमेल वैस्प आता है, यहां पे एग्स को ले करेगा, फिर उधर हैच करेगा, निकलते वक्त बेटा यहां पे इन पोलन ग्रेन्स को खाएगा, नेक्टर खाएगा और पोलन ग्रेन अपने साथ लेके जाएगा, दूसरे फ्लावर को विजिट करेगा तो पॉलिनेशन करेगा। तो ये वाला गलत है। द वैस्प पॉलिनेट्स द फिग इन्फ्लोरेसेंस। हां बेटा, जैसे ये मैंने अभी आपको समझाया एग लेइंग स्पेस के लिए। Which of the following is wrong about Ophiris? Ophiris आपने पढ़ा होगा, ये इसका सेक्सुअल इसका डिसीट, मिमिक्री और डिसीट का मैकेनिज्म है। होता क्या है बेटा, मैं एक ही बार के लिए आपको बताऊंगा। बेटा ये जो ऑफाइरिस है, इस ऑफाइरिस का एक पेटल, ये आख पेटल, बाकी पेटल तो इसके होंगे, बाकी अलग अलग होंगे, उनकी शेप अलग अलग होगी बाकी पेटल्स की। लेकिन इस ऑफाइरिस का एक पेटल जो होगा, उस पेटल की जो शेप है, उस पेटल का जो साइज है, उस पेटल की जो मार्किंग्स हैं, याद थे जो, ये बेटा रिजेंबल करती है, बराबर रिजेंबल करान किसके साथ रिजेंबल करती है? फीमेल बी के साथ। मतलब ये एक पेटल जो ऑफाइरिस का है, ये एक पेटल ऑफाइरिस का जो है, इसका शेप, साइज और मार्किंग्स ये बराबर रिजेंबल करता है फीमेल बी के साथ। यानी कि दिस पेटल शोज अनकैनी रिजेंबलेंस, अनबिलीवेबल रिजेंबलेंस। ऐसी रिजेंबलेंस क्या आप बिलीव ही नहीं करेंगे। ये पेटल बराबर रिजेंबल करता है फीमेल बी के साथ। और बेटा जो मेल बी होता है, रिजेंबल टू द फीमेल बी, जो मेल बी होता है, वो मेल बी बेटा यहां आएगा, उसको लगता है मेरा फीमेल पार्टनर है, मैं कॉपुलेशन करूंगा, मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करूंगा। मेल बी जब इसके नजदीक आएगा कॉपुलेशन करने के लिए, लेकिन नजदीक आते आते वो बेटा एंथर्स के साथ स्ट्राइक करेगा, उसकी बॉडी के ऊपर पोलन ग्रेन लोड हो जाएंगे, लेकिन नजदीक पहुंचेगा तो उसको पता चलेगा ये फीमेल पार्टनर नहीं बल्कि बेटा ये एक पेटल है। तो उसको डिसीट होता है, धोखा उसको होता है। लेकिन धोखा किससे हुआ? मिमिक्री से हुआ, क्योंकि ये पेटल मिमिक करता है बराबर एग्जैक्टली शेप साइज मार्किंग्स किसके बराबर है बेटा? फीमेल बी के जरिए। याचना मिमिक्री एंड डिसीट कॉन्सेप्ट। और ये जो ऑफाइरिस है ये एक मेडिटेरेनियन ऑर्किड है एंड एम्प्लॉय सेक्सुअल डिसीट टू गेट पॉलिनेटेड। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। वन पेटल ऑफ इट बियर्स अनकैनी मैन अनबिलीवेबल रिजेंबलेंस टू द फीमेल ऑफ द बी इन साइज कलर मार्किंग। सही है बेटा। द मेल बी इज अट्रैक्टेड टू व्हाट इट परसीव्स एज फीमेल पार्टनर। सीडोकॉप्लेट्स, कॉपुलेशन तो नहीं करेगा क्योंकि फीमेल है नहीं, सीडोकॉप्लेट्स विद द फ्लावर एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इज डस्टेड। सही है बेटा। इफ द फीमेल बीज कलर पैटर्न चेंजेस इवन स्लाइटली, अगर फीमेल बी जो है ओरिजिनल जो फीमेल बी है, अगर उसने साइज कलर थोड़ा सा चेंज किया बेटा फॉर एनी रीजन, तो इवोल्यूशन के दौरान बेटा इसको भी अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा। अगर इवॉल्व ये नहीं करेगा फिर अब आराम से मेल डिफरेंशिएट कर पाएगा कि फीमेल पार्टनर कौन है और ये ऑर्किड कौन सा है, तब पॉलिनेशन बेटा नहीं होगी। चलिए, sexual deceit is employed by Ophiris to get pollinated.
अब लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट यहां पे मैंने दिया हुआ है बेटा, आप देख सकते हैं बेटा, प्रिकली पियर कैक्टस पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया ऑस्ट्रेलिया में, उससे पता चलता है कि प्रीडेटर प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में करते हैं। दूसरा बेटा, जो मैंने अभी आपको कहा कि इनवर्टेब्रेट्स की जो 10 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई बिकॉज ऑफ स्टारफिश को रिमूव करने के बाद, उससे पता चलता है कि प्रीडेटर स्पीशीज डायवर्सिटी को मेंटेन करते हैं, स्टेबलाइज स्पीशीज डायवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। देन शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स में विजिटिंग फ्लेमेंगोज और रेजिडेंट फिशेस के बीच में कंपटीशन हुआ। बेटा यहां पे ये एक्सप्लेन करता है कि कंपटीशन होने के लिए स्पीशीज का रिलेटेड होना जरूरी नहीं है। यहां पे कंपटीशन होता है फ्लेमेंगोज जो बर्ड्स हैं, इनका कंपटीशन होता है बेटा फिशेस के साथ। ये अनरिलेटेड स्पीशीज है, ये दोनों कंपीट करते हैं जूप्लैंक्टन्स के लिए, तो कंपटीशन होगा फ्लेमेंगोज और फिशेस के बीच में जो अनरिलेटेड स्पीशीज है। तो ये आपको बताएगा टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज आल्सो कंपीट फॉर द सेम रिसोर्सेज। ये जो क्रक्स को बुनियाद थे जो ना छूते एक्सपेरिमेंट बट और योर तूफान तुलाना थी कॉलेजी में बेटा, कॉनेल्स एलिगेट एक्सपेरिमेंट जो स्कॉटलैंड में किया गया बेटा, वहां पे बार्नेकल बैलेंस ने शेटमेलस को एक्सक्लूड किया। मतलब ये सपोर्ट करता है गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, ये सपोर्ट करता है कि कंपटीशन के दौरान एक्सक्लूड हो जाएगा। और मैकार्थर ने बेटा काम किया वार्बलर्स की 5 स्पीशीज पे, और इसके एक्सपेरिमेंट से पता चला कि कोएग्जिस्टेंस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक्सटिंक्शन होगी, एक्सक्लूजन होगा। और थैंक यू सो मच। This is all about today's lecture. I tried to finish it as rapidly as possible. मैंने बहुत तेजी से बेटा यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपने इनको समझा होगा। जो लास्ट वाला मेरा लेक्चर होगा जो इकोसिस्टम इकोलॉजी है, वो इंशाल्लाह ईद के बाद होगा। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव नाइस टाइम।